हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरहता आईएएस। माई सेल्फ रतन शर्मा। सबसे पहले आप सभी अभ्यर्थियों को और आपके पेरेंट्स को अ वेरी हैप्पी छठ पूजा। नाउ कमिंग टू द एजेंडा ऑफ द डे। जैसा कि अपने इस अनुशीलन इनिशिएटिव में, इन दिस अनुशीलन इनिशिएटिव वी आर कवरिंग द थीम्स या टॉपिक्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर मेंस। तो जो लोग पहली बार इस सेशन के इस सीरीज़ के किसी वीडियो को देख रहे हैं, आपको मैं बताता चलूं कि इससे पहले हम कौन से टॉपिक्स कर चुके हैं। हमने कवर किया है नेपाल का जेनजेड प्रोटेस्ट इन डिटेल्स में। देन वी हैव कवर्ड द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR दैट वाज कंडक्टेड रिसेंटली इन द बिहार। उसके बाद हमने साउथ एशिया में जो अभी रिसेंट रजीम चेंजेस हुए हैं उनको कवर किया है। ये सारे PDF टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं। आई होप कि आप इजीली वहाँ से एक्सेस कर लोगे। देन हिस्ट्री में हमने एक थीम कवर किया है जिसमें कि 33 पेजेस का PDF मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज द सिलेबस ऑफ हिस्ट्री इज़ कंसर्न्ड, एंड दैट इज़ स्प्रेड ऑफ और इंट्रोडक्शन एंड एक्सपांशन ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार। तो उस टॉपिक को भी हमने किया है। अब आज का हमारा थीम है ब्रिक्स एंड इंडिया। तो ये दायरा होगा हमारा, स्कोप ऑफ द टॉपिक। देखो, आप सभी को ना मैं एक चीज़ बता दूं, कोई भी थीम या कोई भी टॉपिक हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा टॉपिक हमें मेंस के लिए करना है और किस तरीके से करना है। मेरा अप्रोच क्या रहता है, मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच हाउ यू कैन सेलेक्ट कि हमें कौन से टॉपिक करने हैं मेंस के लिए। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि कितना और कैसे करना है उस टॉपिक को। देखो, सबसे पहला है ना प्रोबेबिलिटी। आप ऐसे टॉपिक्स को चूज़ करिए जो कि हाईली रेलिवेंट हो, जो कि आप श्योर शॉट हो कि 90% चांसेस आर देयर कि इससे क्वेश्चन आएगा मेंस में। सेकेंडली, ऐसे चुनिंदा कुछ टॉपिक्स आप लिमिटेड करिए, क्योंकि देखो करंट अफेयर का जो सिलेबस है ना, इट्स लाइक ए ओशियन। वो तो अनलिमिटेड एक वास्ट ओशियन है, तो सारा कुछ नहीं किया जा सकता है एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में। तो ऑब्वियसली जो प्रोबेबल टॉपिक्स हैं हम उनको चूज़ करेंगे। सेकेंडली, जब हम उन टॉपिक्स को करेंगे तो हमारा जो कवरेज है ना वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स होना चाहिए। आवर कवरेज शुड बी एज डाइवर्स एज इट कुड बी, ताकि किसी भी पहलू से उस टॉपिक के किसी भी डायमेंशन से सवाल आए तो वी शुड बी एबल टू राइट एटलीस्ट समथिंग ऑफ द टॉपिक। अब ये तो हो गया कि क्या हम डिस्कस करेंगे। ब्रिक्स और इंडिया बहुत हाईली प्रोबेबल है, अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है। इसका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन देखेंगे हम। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ब्रिक्स क्यों बनाया गया है, प्रिंसिपल्स, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, ब्रिक्स और साउथ साउथ कॉपरेशन, इस तरीके से हम लास्ट तक जाएंगे, कंक्लूज़न तक। उसके पहले हम इसकी आलोचना थोड़ी सी करेंगे कि क्या कमजोरियां हैं और क्या क्रिटिसिज्म है ब्रिक्स एज ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद मॉक क्वेश्चंस मैंने इसी PDF में आपको दे रखा है। 7-8 मार्क्स के अराउंड 10 क्वेश्चंस हैं और 38 मार्क्स के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सो दैट यू कैन मेक इनफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अब इसके पहले कि हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें, आपको एक छोटी सी स्टोरी सुननी पड़ेगी। क्यों स्टोरी इसलिए सुननी पड़ेगी कि इस पूरे टॉपिक को जब हम डिस्कस करेंगे तो बहुत सारे टर्म्स आपके पास आएंगे। फॉर एग्जांपल, ये टर्म्स ना देखो बच्चों बार बार रिपीट होंगे, तो बेहतर है कि टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप इन टर्म्स का मतलब समझ लें। फॉर एग्जांपल, कैसे टर्म्स, मल्टीपोलर वर्ल्ड क्या होता है, USA की हेजेमोनी क्या होती है, अमेरिका की हेजेमोनी क्या होती है, साउथ साउथ कॉपरेशन क्या होता है, ठीक है, इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थर्ड वर्ल्ड, इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन थर्ड वर्ल्ड का, ठीक है। ये सारे मैं अब डिटेल से बताऊंगा। तो थर्ड वर्ल्ड क्या होता है, इसके लिए ना आपको एक कहानी, छोटी सी कहानी 2-3 मिनट में वाइंड अप कर देंगे, आप सुन लीजिए। तो किसी भी टॉपिक को अच्छे से तैयार करने के लिए ना सिर्फ 2 शर्तें होती हैं। एक, उसकी कहानी आपको पता हो, कहानी से मेरा मतलब यहाँ पर है कॉन्सेप्ट, इसी को हम कॉन्सेप्ट कहते हैं। और दूसरा, आपके पास कीवर्ड्स हों, उस टॉपिक के कीवर्ड्स हों, कीवर्ड्स या फिर फ्रेजेस हों। आप इसको प्रैक्टिकली आजमा के देख लेना, कोई भी ऐसा टॉपिक जिसकी की कहानी आपको पता है और कीवर्ड्स हैं आपके पास। जैसे क्या है, ये सारे कीवर्ड्स हैं, इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन, थर्ड वर्ल्ड, मल्टीपोलर वर्ल्ड, फिर यूनिपोलर वर्ल्ड आएगा, USA की हेजेमोनी, डी डॉलराइजेशन, डुअल मेंबरशिप,
या फिर इंडिया का बैलेंसिंग एक्ट, ये जो चीज़ें हैं ना, इसी को मैं कह रहा हूँ कीवर्ड्स। इसको अच्छे से समझिए। इफ़ यू हैव टू राइट मेंस, ये आपका कोई हाई स्कूल का ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम नहीं है कि आप 7-8 पेजेस का PDF आप उसको रट रटा के जाओगे, वहाँ पे क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे लिख दोगे। नो डाउट आप कुछ ना कुछ लिख के आओगे अगर आप PDF पढ़ के गए हो तो, लेकिन वो बहुत अच्छे मार्क्स फैच नहीं करेंगे। इसलिए चीज़ों को कंसेप्चुअली लेके चलना है। किसी भी टॉपिक में हमें कहानी पता होना चाहिए और कीवर्ड्स या फिर फ्रेजेस पता होना चाहिए। तो चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं कहानी को। देखो, ये कहानी स्टार्ट होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले दुनिया कैसी थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले का जो वर्ल्ड ऑर्डर था, इसको समझिए कि वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है कि पूरी दुनिया में व्यवस्था कैसी है। ऐसा तो नहीं है कि कोई एक देश सब पे अपनी मनमानी चला रहा है, अपनी हुकूमत चला रहा है। उसी को हम हेजेमोनी कहते हैं, उसी को हम हेजेमोनी कहते हैं। आप इसका उदाहरण एक अच्छा समझ सकते हैं कि जैसे कि अभी इन दीज डेज USA इज ए हेजेमोनिक पावर। तो USA क्या कर रहा है? जिस देश पे मन किया सैंक्शन लगा दिया, जिस देश पे मन किया वॉर लॉन्च कर दिया सडनली। कभी इराक में, तो कभी अफ़गानिस्तान में, कभी सीरिया में, कहीं पे भी बम्बार्डमेंट कर दिया, किसी भी कंट्री पे सैंक्शन लगा दिया, दूसरी कंट्रीज़ को धमका दिया कि आप उसके साथ ट्रेड मत करो वरना आपके ऊपर भी सैंक्शन लगेगा। बच्चों, अगर मैं लूज टर्म्स में बोलूँ, थोड़ा सा इनफॉर्मल लैंग्वेज में, तो इसी दादागिरी को हेजेमोनी कहते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय पे क्या था? उसके पहले कैसा था वर्ल्ड ऑर्डर मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था थी वो कैसी थी? मल्टीपोलर थी। मल्टीपोलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले क्यों थी? मल्टीपोलर का मतलब ये होता है कि शक्ति के कई केंद्र थे। जैसे ये पूरी दुनिया है, तो इधर कोई एक UK है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पावर है। कैसा पावर है? इम्पीरियल, क्या कहते हैं हिंदी में? उपनिवेशिक शायद, है ना। एक इम्पीरियल पावर है जो अलग अलग कंट्रीज़ को कॉलोनीज़ बना रहा था उस समय। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले, 1914 के पहले की बात हम कर रहे हैं। इस कहानी को समझ लो आप, आपको पूरा ब्रिक्स बहुत ही स्मूथली समझ में आएगा। फ्रांस भी तो था एक कॉलोनियल पावर, कई कंट्रीज़ को, अफ्रीका के कई कंट्रीज़ को गुलाम बना रखा था। फिर डच भी था एक, जो कि आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, बिहार भी आए थे ये। स्पेन भी था, ऐसे ही इटली भी एक कॉलोनियल पावर था। तो कहने का मतलब क्या है? और अमेरिका तो बहुत बड़ा पावर कुछ था नहीं उस समय, क्योंकि अमेरिका तो खुद ही गुलाम था और कुछ 100-150 साल पहले ही उसको उससे मतलब 73 के आसपास कहते हैं ना अमेरिका को आज़ादी मिली। कहने का मतलब है कि अगर आप 19वीं सेंचुरी में जाएंगे तो 19वीं सेंचुरी में ये यूरोपियन कंट्रीज़ ही थे जो कि पावर का सेंटर्स थे। तो ऐसी व्यवस्था को मल्टीपोलर वर्ल्ड कहा गया है इंटरनेशनल रिलेशन के संदर्भ में। इसी को मल्टीपोलर वर्ल्ड कहा गया है। अब देखो सिनारियो चेंज कहाँ से होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे आप आ जाइए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि USA सडनली इमर्ज एज ए सुपर पावर। अमेरिका एक सुपर पावर की तरह इमर्ज होता है। आपको कहानी पता होगी हिरोशिमा नागासाकी की, जापान की, और UK वगैरह सबकी मदद करके जर्मनी को हरा के सडनली एक सुपर हीरो की तरह इमर्ज होता है, एक सुपर पावर की तरह। कौन? USA। लेकिन USA के साथ एक और कंट्री इमर्ज होता है ऐसे सुपर पावर। कौन सी कंट्री? USSR। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, या फिर अब ये कहिए कि 1948 से लेके 1992 तक दुनिया में शक्ति के दो केंद्र रहे, एक USA, एक USSR। कब तक? 1992 तक। 1992 में क्या हुआ? डिसइंटीग्रेशन हो गया USSR का, यानी कि इसका विघटन हो गया। डिसइंटीग्रेशन, टूट गया USSR। आज का आप जो देख रहे हो यूक्रेन वगैरह, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, ये सब USSR से ही तो टूट के निकली हैं। तो और ये बन गया रशिया। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन में या बैलेंस ऑफ पावर में कहें, शक्ति के संतुलन में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था। क्या? USSR का टूट जाना। USSR टूट गया। तो इसको ऐसे एक टाइमलाइन बना के समझ लेते हैं। 1947-48 यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद 1992, उसके बाद आप आ जाइए 2001 में सीधा। क्यों? 2001 में क्या हुआ था? इस साल याद है ना, आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, ग्राउंड
बहुत सारे बच्चे ये कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। जब आप कंसेप्चुअली चीज़ों को नहीं पढ़ते हो ना, तो फिर यही होता है, आपको ग्राउंड ज़ीरो जैसी चीज़ें भी रटनी पड़ती हैं। ग्राउंड ज़ीरो कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा सा भी पढ़ा है या पॉलिटिक्स थोड़ा सा भी पढ़ा है, तो बहुत आप किसी को समझा सकते हो कि ग्राउंड ज़ीरो क्या होता है। अभी आएंगे ग्राउंड ज़ीरो पे, तो 2001 में आप आ जाइए, मतलब कि 9/11 की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाले घटना की बात कर रहे हैं। तो इसके पहले दुनिया कैसी थी? मल्टीपोलर, शक्ति के कई केंद्र थे। इस बीच में दुनिया कैसी रही? बाईपोलर, यानी कि शक्ति का एक ही केंद्र रहा, मतलब दो ही केंद्र रहे। कौन? यूएसए और यूएसएसआर। अब चूंकि 1992 में यूएसएसआर टूट गया, सोवियत रशिया का विघटन हो गया, तो ये जो दौर रहा 2001 तक, इसको कहते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड। यूनिपोलर वर्ल्ड मतलब कि सिंगल सुपर पावर। कौन है सिंगल सुपर पावर? अमेरिका। तो सिंगल सुपर पावर हो गया यूएसए, तो यूएसए की हेजेमोनी आ गई, मतलब कि यूएसए की दादागिरी। ये दादागिरी शब्द हिंदी मीडियम के बच्चे लिख मत देना कहीं आंसर में, प्रभुत्ता लिख सकते हो हेजेमोनी को। तो इसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्यों लिया है? क्योंकि 9/11 की घटना से ऐसा माना जाता है कि यहाँ से यूएसए की जो हेजेमोनी थी उसको चैलेंज करना शुरू कर दिया। एक तो देखो, चाइना एक ग्लोबल, एक बहुत बड़ा इकोनॉमी बन ही चुका था उस समय तक धीरे धीरे, और चैलेंज किसने किया यूएसए को? उनका जो एक सिंबल था ट्रेड का, उनकी इकोनॉमिक पावर का जो सिंबल था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इसी को ब्लास्ट कर दिया। और किसने किया? नॉन स्टेट एक्टर ने। किसी कंट्री ने तो हमला नहीं किया था। नॉन स्टेट एक्टर। नॉन स्टेट एक्टर हम किसे कहते हैं? जैसे तालिबान है, अलकायदा है, ऐसे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो नॉन स्टेट एक्टर हैं। पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है, कोई एनजीओ है उसे भी आप नॉन स्टेट एक्टर कह सकते हो, जो कि जिनका कोई एक देश नहीं होता। जैसे तालिबान को आप नहीं कह सकते हो ना कि तालिबान इस देश की सरकार का हिस्सा है, या उस समय तो अफ़गानिस्तान में अभी जैसे तालिबान गवर्नमेंट है, ऐसा कोई सिनेरियो था नहीं। तो इतना आप समझ गए, ये कहानी हो गई मल्टीपोलर, बाईपोलर और यूनिपोलर, आप समझ गए। तो देखो 1948 में क्या हुआ, जब यूएसए एक सुपर पावर बन के इमर्ज हुआ, तो यूएसए ने क्या किया, इसको इधर ध्यान नहीं देंगे अभी। कुछ बच्चे पूछ रहे थे अर्पण का, तो मैं बता दूंगा बाद में, अभी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे हम स्टोरी से। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी। तो उसके बाद एक बैंक बनाया गया जिसे कहते हैं इंटरनेशनल बैंक ऑफ। किसने बनाया? अमेरिका का ये मेन रोल था। इंटरनेशनल बैंक, फॉर है या ऑफ है, फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, मतलब कि IBRD। इसी को आप लोग वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हो, यही है आपका वर्ल्ड बैंक, ठीक है। फिर और क्या बनाया गया? IMF बनाया गया। ऐसे बहुत सारी बॉडीज़ बनी। तो मेनली इनको बनाने में पैसा, मेनली देखो जो यूरोप की इकोनॉमीज थी, जैसे यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, ये तो कई सालों से लड़ रहे थे युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम से इन्वॉल्व थे ये लोग, तो ये तो तबाह हो चुके थे लगभग। रशिया है, ये लोग तबाह हो चुके थे। तो पैसा और पावर, मिलिट्री माइट और इकोनॉमिक पावर उस समय किसके पास था? एक ही देश के पास था, यूएसए के पास। तो यूएसए ने जैसे कहा, हाँ एक बॉडी में भूल गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। कहने का स्टोरी का मतलब ये है कि ये जो संस्थाएं बने, वर्ल्ड बैंक, IMF, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और इसका सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें पूरी की पूरी मनमानी यानी कि मोनोपोली चली यूएसए की, यानी कि अमेरिका की। जिस कंट्री को इनका मन किया उसको मेंबर बना लिया, जिसे मन किया उसे मेंबर नहीं बनाया। तो कब की बात हो रही है? 1948 की। इसी समय ये सारे संस्थान बने हैं। लेकिन देखो हम 70 साल आगे आ चुके हैं, 70 के इनफैक्ट 75 साल आगे आ चुके हैं। तो क्या बैलेंस ऑफ पावर आज भी वही है? बैलेंस ऑफ पावर तो आज भी वो नहीं है ना 1948 का। चाइना एक सुपर पावर बन के इमर्ज हो चुका है। इंडिया वर्ल्ड का 3rd 4th मेजर इकोनॉमी और 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री बन के इमर्ज हो चुका है। रशिया अगेन
एक पावरफुल मिलिट्री माइट बन के इमर्ज हो चुका है। जापान जो कि उस समय तबाह हो चुका था, आज के डेट में एक मेजर इकोनॉमी है। जर्मनी का फिर से राइज हो गया है। अगर आप यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में बात करोगे तो जर्मनी इज़ वन ऑफ द मेजर पावर ऑफ यूरोप, बोथ इकोनॉमिकली भी और मिलिट्री के टर्म्स में भी। लेकिन अगर आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे आपको P5 सिर्फ 5 ही कंट्री दिखाई देते हैं। कौन से? USA, UK, फ्रांस, रशिया और चाइना। ना ही इसमें इंडिया है, ना ही ब्राज़ील है। कहने का मतलब ये है एक पॉइंट में कि दिस पावर कंपोजिशन डू नॉट रिप्रेजेंट द प्रेजेंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन। आज का जो भी देशों की मिलिट्री स्टेटस है या इकोनॉमिक स्टेटस है उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है। कौन नहीं करता है? जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे आपका सोवियत संघ हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो। तो क्या करने की ज़रूरत है? रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। अब हम धीरे धीरे ब्रिक्स की तरफ आ रहे हैं। क्या करने की ज़रूरत है? रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। इसलिए आप कंसिस्टेंटली सुनते होंगे रिफॉर्म्स इन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसी समय 1960s में ही एक घटना और हुई थी, प्रिसाइजली 1961 में। पूरी जो दुनिया है, एक सेकंड मुझे दीजिए, इसको ठीक से मैं रब कर लूँ। पूरी दुनिया 2 खित्तों में बंट चुकी थी। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 2 सुपर पावर बन के इमर्ज हुए। जो बच्चे पहली बार मेंस लिख रहे हैं ना, इसको बहुत अच्छे से सुनो और समझो। ये जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं आपकी क्लियर रहती हैं ना, तो आप कैसे भी ट्विस्टेड क्वेश्चंस को लिख सकते हो, क्योंकि आप उसका बैकग्राउंड समझ पाओगे, क्योंकि आपको बैकग्राउंड की स्टोरी पता होगी। शक्ति के 2 केंद्र थे, एक USA और एक USSR। तो बाकी जो छोटे छोटे देश थे ना, जैसे कि आपका वेस्टर्न यूरोप, आई गेस यूरोप की जो कंट्रीज़ थे जिनकी कि अमेरिका ने मदद की थी, किसमें? वर्ल्ड वॉर में। जैसे कि UK है, फ्रांस है, ये कंट्रीज़ ने USA के इनकी लॉबी को ज्वाइन कर लिया। ऐसी कंट्रीज़ जो USSR से उस समय तो टूटी नहीं थी, लेकिन जो USSR के आसपास की थी, जैसे जो यूरोप का नेबर लगता है, और मिडल ईस्ट की कुछ कंट्रीज़ जैसे अफ़गानिस्तान है, तो इन लोगों ने ये वाली लॉबी ज्वाइन कर ली। तो सिर्फ 2 देश ही 2 खित्तों में नहीं बैठे थे, इनके पीछे बहुत सारे कंट्रीज़, इनके पीछे बहुत सारे कंट्रीज़ लग गए। तो पूरी दुनिया लगभग 2 हिस्सों में बट चुकी थी। इसके बीच में नेहरू एक नोवेल आइडिया लेके आए। किस चीज़ का? नॉन अलाइनमेंट का। इसको अच्छे से समझेंगे। ब्रिक्स के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है ना, फिलॉसफी जो है वो यही है। क्या? नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट क्या होता है? गुट निरपेक्ष। आप स्पेलिंग देख लेना, गुट निरपेक्ष, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब सिर्फ नेहरू इसमें नहीं थे। जब भी नॉन अलाइनमेंट पढ़ोगे तो 2 नाम याद रखोगे, एक टीटो और एक नसीर। नसीर उस समय इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो भी थे, और जो टीटो थे वो इंडोनेशिया के थे, स्टेट ऑफ हेड इंडोनेशिया के, और नसीर जो थे इजिप्ट के। इनकी मेन लीडरशिप रही नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को बनाने में। कब बना? 1961 में। तो कुछ देश तो USA के पीछे हो लिए, कुछ देश USSR के पीछे हो लिए। एक तीसरा ग्रुप भी बना देशों का जो कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का हिस्सा बने। इसमें लगभग 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ थे, छोटे छोटे। एक तीसरा देश बना और लीडरशिप नेहरू की रही। तो इन कंट्रीज़ का ये कहना था कि हम ना तो USSR की लॉबी में जाएंगे, ना ही USA की लॉबी में जाएंगे। हम दोनों से अपने इंडिपेंडेंट रिलेशंस रखेंगे, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। आप कंक्लूज़न में यही लिखोगे, जब आप ब्रिक्स के इसमें जाओगे ना, तो कंक्लूज़न में आप यही लिखोगे, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, ये पूरी स्टोरी हो गई कि ब्रिक्स क्यों इमर्ज हुआ। अब देखिए, ये करते करते अब तक जो है सुपर पावर अमेरिका ही है। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है कि जो छोटे छोटे देश हैं, खासकर कि एक वर्ड आप और समझिए, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, जो छोटे छोटे देश हैं ना, उनके जो हित हैं, उनके इंटरेस्ट हैं, उनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कौन रिप्रेजेंट करेगा, ये समस्या है। तो इंडिया के साथ भी ये समस्या है।
इंडिया छोटा देश नहीं है, लेकिन इंडिया के साथ हमेशा बायसनेस होती है, भेदभाव होता है। सपोज़ करिए कि कोई आतंकवादी है, उसके खिलाफ हम वीटो लेके आना चाहते हैं, या कोई इकोनॉमिक पॉलिसी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, हम उसके खिलाफ कोई मोशन लेके आना चाहते हैं उस प्लेटफॉर्म पे, तो कोई ना कोई कंट्री वीटो कर देता है उसको। कभी इंग्लैंड वीटो कर देगा, कभी चाइना वीटो कर देगा अगर टेररिज्म से रिलेटेड है। तो कोई एक ऑल्टरनेट होना चाहिए। किसका ऑल्टरनेट होना चाहिए? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑल्टरनेट होना चाहिए। ऐसा ऑल्टरनेट, ऐसी बॉडी जो कि वेस्टर्न पावर से आज़ाद हो, मतलब कि इनका इन्फ्लुएंस, वेस्टर्न पावर्स जो है ना, वेस्टर्न पावर्स कौन से हैं? अमेरिका है, यूके है, तो इन वेस्टर्न पावर से आज़ाद हो, और जहाँ पे कि इंडिया के, ब्राज़ील के, इंडोनेशिया के, ऐसे जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, खास करके साउथ के, जो ग्लोबल साउथ है, इसी के लिए एक और वर्ड यूज़ किया जाता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ वो हैं जो अभी विकसित नहीं हुए हैं। डेवलप्ड वर्ल्ड वो हैं जो विकसित हो चुके हैं, जैसे अमेरिका, यूके, फ्रांस, कनाडा। सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज़ वो हैं जो डेवलप हो रहे हैं, जैसे चाइना, इंडिया। अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो बिल्कुल ही जहाँ पे ये गरीबी है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ऐसी कंट्रीज़ को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहा जाता है। तो इसी टर्म को ब्राज़ील वगैरह है, अर्जेंटीना है, इक्वाडोर है, पेरू है, ऐसे अनगिनत कंट्रीज़ हैं, तो इनको ग्लोबल साउथ कहा जाता है। तो 4 ऐसे देश जिनको कि माना जा रहा है कि 2050 तक ये मेजर इकोनॉमीज़ होंगे पूरे वर्ल्ड के। कौन से 4 ऐसे देश? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। बाद में इसको साउथ अफ्रीका भी ज्वाइन करता है, वो तो हम देखेंगे हिस्ट्री में 2010 में। इसी को हम कहते हैं ब्रिक्स। अब इस टॉपिक के बहुत सारे डायमेंशंस हैं। ब्रिक्स इंडिया लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया इसमें लीडरशिप रोल निभा रहा है। इंडिया इज नॉट जस्ट ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स, इट इज़ प्लेइंग ए रोल ऑफ ए लीडर। उसके बाद दूसरा, इंडिया को डर भी है कि कहीं चाइना अपना एजेंडा चलाने का एक प्लेटफॉर्म ना बना ले ब्रिक्स को। फिर इंडिया को डर भी है कि इसमें रशिया भी है और चाइना भी है, तो दोनों का एक्सेस ना बन जाए और इंडिया कहीं पीछे न रह जाए। ऐसे बहुत सारे डायमेंशंस हैं। इसके एक डायमेंशन ये है कि ब्रिक्स बनाया क्यों गया है? बेसिकली यूएनओ को काउंटर करने के लिए, इसके ऑल्टरनेट की तरह बनाया गया है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। तो इसको दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हो कि यूएसए की जो हेजेमोनी है, जो प्रभुत्ता है अमेरिका की, उसका काउंटर या उसका ऑल्टरनेट हम ढूंढ रहे हैं। तो उसका ऑल्टरनेट हमने बना लिया ब्रिक्स। लेकिन आप देखोगे कि एक और बॉडी है, क्वाड। क्वाड को क्यों बनाया गया है? मेनली चाइना को टैकल करने के लिए। तो इंडिया बीच में कैसे बैलेंसिंग एक प्ले कर रहा है रोल। इंडिया ब्रिक्स का भी मेन लीडर मेंबर है और क्वाड का भी वन ऑफ द मेजर मेंबर है इंडिया। आप समझ रहे हैं डायमेंशंस सारे इस टॉपिक के। अब आप बेहतर तरीके से समझोगे जब हम 1 बाय 1, इसको मैंने पूरी स्टोरी बैकग्राउंड की आपको बता दी। अब 1 बाय 1 हम समझेंगे। ये तो थी कहानी। अब हम जाएंगे फ्रेजेस पे कि आपको कौन कौन से फ्रेजेस किस टॉपिक में क्या क्या आपको आंसर्स में लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं अब सीधा हम इंट्रोडक्शन से। तो चलिए 1 बाय 1 करके इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। क्या कीवर्ड्स रहेंगे, क्या फ्रेजेस रहेंगे और कितना डायमेंशन रहेगा एक टॉपिक का, ये मैं आपको बताता चलूँगा। उससे पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे टेक्स्ट मैसेजेस कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं रिगार्डिंग द अर्पण कि सर अर्पण का क्या होगा। अर्पण का कुछ भी नहीं होगा। अर्पण जैसे हमारा लास्ट 71st प्रीलिम्स के लिए चल रहा था, सेम एज इट इज़ वो कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, इस कोर्स को मैंने पोर्टल पे वैसे ही छोड़ दिया है। इसमें जो वीडियोस पड़े हुए हैं, जो पीडीएफ्स पड़े हुए हैं, एज इट इज़ हैं, सभी को ओपन कर दिया है। जिन बच्चों ने लास्ट ईयर इसमें एडमिशन लिया था, उन्हें एडमिशन नहीं लेना है, उनके लिए ये इस साल ये कोर्स 72nd के लिए 72वें प्रीलिम्स के लिए फ्री रहेगा। जब भी आपका होगा, अगले साल अगस्त में हो जाए, सितंबर में हो जाए, अक्टूबर में हो, जब भी आपका प्रीलिम्स होगा तब तक की इसकी वैलिडिटी रहेगी, अगले साल तक के लिए। ठीक है, और अभी फर्स्ट जो 50 एडमिशन्स होंगे, इसमें फर्स्ट 50 एडमिशन्स को मैंने इसमें 50% फ़ी डिस्काउंट दे रखा है। तो ये जब सेशन ख़त्म हो जाएगा ना हमारा, तब हम इसकी बात करेंगे। अभी जो बच्चे मेंस दे रहे हैं वो टॉपिक पे स्टिक करके रहें। जिन बच्चों को जो 72वें वाले हैं, जिनको अगले साल प्रीलिम्स देना है, जिनको करंट अफेयर की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है, वो अभी के लिए आप ये कर सकते हो कि इसी यूट्यूब चैनल पे ही हमारे अर्पण करके अर्पण 1, अर्पण 2, अर्पण 3, इस तरीके से बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, वहाँ पे जाके
आप उनको देख सकते हो। इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। ये जब ख़त्म हो जाएगा पढ़ाना ब्रिक्स, देन आई विल कम टू अर्पण और मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग उसकी कर दूंगा। एडमिशन स्टार्ट है उसमें। इंट्रोडक्शन, देखो इंट्रोडक्शन में क्या होता है ना, आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा वो 7 मार्क्स का आए, 8 मार्क्स का आए या फिर 38 मार्क्स का आए, ब्रिक्स का कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको ये ऐसे कभी स्टार्ट नहीं करना है कि ब्रिक्स वाज फॉर्म इन दिस ईयर, इतने मेंबर्स थे इस समिट में, इस शहर में, ऐसे नहीं। आपको इंट्रोडक्शन बिल्कुल जनरलाइज देना है, जनरल इंट्रोडक्शन देना है। जनरल इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, जनरल इंट्रोडक्शन में यू विल राइट व्हाट इज़ द फिलॉसफी बिहाइंड द ब्रिक्स, ब्रिक्स के पीछे की फिलॉसफी क्या है, वाई ब्रिक्स हैव बीन फॉर्म्ड, या फिर इंडिया के क्या इंटेंशंस हैं, इंडिया के क्या एस्पिरेशंस हैं ब्रिक्स को लेकर, मतलब क्या सपने हैं इंडिया के ब्रिक्स को लेकर। ऐसी चीज़ें जनरलाइज्ड पॉइंट होती हैं, इनको आपको लिखना है इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन इसका कैसा हो सकता है, ब्रिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ब्रिक्स है क्या, बेसिकली इट इज़ ए प्रोमिनेंट, जिन बच्चों के पास पीडीएफ है वो पीडीएफ ज़रूर एक बार देख लेंगे। मैं पीडीएफ वाले कीवर्ड्स ही आपको बता रहा हूँ, कोई नए कीवर्ड्स नहीं बता रहा हूँ, ताकि आपका एक रिवीजन हो और आप उसको अपनी परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट कर पाओ। प्रोमिनेंट मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म ऑफ ग्लोबल साउथ, ये है ब्रिक्स की परिभाषा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ब्रिक्स। व्हाट इज ब्रिक्स? ब्रिक्स इज ए प्रोमिनेंट मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म ऑफ ग्लोबल साउथ। दूसरा, इसका पर्पस क्या है? परस्यूट ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। अभी आपको समझ में आया कि व्हाट इज़ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर? कि ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जिसमें कि अमेरिका जैसे किसी एक कंट्री की हेजेमोनी यानी कि प्रभुत्ता ना हो, जिसमें कि मल्टीपल सेंटर ऑफ पावर हों और हर कंट्री अपना एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी परस्यू कर पाए। तो ये तो ब्रिक्स का इंट्रोडक्शन हो गया। और क्या इसका पर्पस है? टू रिफॉर्म द ग्लोबल गवर्नेंस। आप कहीं से भी कोई भी पीडीएफ, इंटरनेट से भी कोई भी डेटा कुछ भी पढ़ोगे ना ब्रिक्स को लेके, तो बेसिकली दीज आर द थिंग्स दैट शुड फॉर्म जीस्ट ऑफ योर आइडिया। आपका जो भी आइडिया बनता है ब्रिक्स को लेके, उसके कीवर्ड्स यही रहने वाले हैं। रिफॉर्म द ग्लोबल गवर्नेंस। एग्जाम्पल ये लिखना नहीं है आपको इंट्रोडक्शन में, एग्जाम्पल मैं आपके समझने के लिए बता रहा हूँ, जो कि अभी मैंने बताया। रिफॉर्म द ग्लोबल गवर्नेंस। ग्लोबल गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशन कौन से है अभी? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनएससी है, वर्ल्ड बैंक है। फाइनेंशियल गवर्नेंस की बात करें तो आईएमएफ है। इन चीज़ों को रिफॉर्म करना और साउथ साउथ कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करना, दक्षिण दक्षिण सहयोग को और ज़्यादा मजबूत करना, साउथ साउथ कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करना यानी कि मजबूत करना। ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया। आगे चलिए, ये देखो, ये है इंट्रोडक्शन जो कि मैंने आपको पीडीएफ में दिया है। तो इस पूरे पीडीएफ में मैंने जो कीवर्ड्स हैं उसको हाईलाइट कर रखे हैं, जैसे मल्टीपोलैरिटी, स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, प्रोमिनेंट मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म फॉर ग्लोबल साउथ, रिफॉर्म ग्लोबल गवर्नेंस, साउथ साउथ कोऑपरेशन। ये कीवर्ड्स मैं आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ। जिनके पास पीडीएफ नहीं है, जो बच्चे एनरोल नहीं हैं, उनके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका आंसर का जो बॉडी है ना, जो स्ट्रक्चर है, इसी तरीके से बनेगा। आगे चलिए, इसका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन। अब हिस्टोरिकल इवोल्यूशन में आप बताएंगे कि ब्रिक्स कैसे बना। आपकी जानकारी के लिए कि ये तो आप कहीं भी विकीपीडिया से ही पढ़ोगे तो आपको पता चल ही जाएगा, यू विल गेट टू नो कि ब्रिक्स एक्रोनीम जो है गोल्डमैन सैक के कोई इकोनॉमिस्ट थे, जिम ओनील, इन्होंने दिया था। कब दिया था? 2001 में। उसके बाद ब्रिक्स कैसी कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है मैंने आपको बता दिया, जो कि ग्लोबल इकोनॉमिक फोर्सेस बनेंगे 2050 तक। ऐसी कंट्रीज़ का एक समूह है। फिर बाद में 2010 में फॉर्मली साउथ अफ्रीका इसको ज्वाइन कर लेता है, तो ब्रिक्स क्या बन जाता है? ब्रिक बन जाता है हमारा ब्रिक्स। ओके, द ब्रिक बिकम ब्रिक्स। अब आ जाइए 2023 में। 2023 में क्या मेजर घटना होती है? हम मेजर एक्सपांशन की बात करते हैं और ब्रिक्स
प्लस की तरफ जाते हैं तो इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई, आपके पीडीएफ में सऊदी अरेबिया दिया हुआ है, लेकिन सऊदी अरेबिया को लेकर कंट्रोवर्सी है। कई सोर्सेज बोलते हैं कि सऊदी अरेबिया मेंबर बन चुका है ब्रिक्स का, कई कहते हैं कि लास्ट सोर्स में मतलब लास्ट मिनट में सऊदी अरेबिया ने रिजेक्ट कर दिया मेंबरशिप। तो ऑन ए सेफर साइड अभी सऊदी अरेबिया का नाम आप स्किप करके चलो। इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई, फिर जो लेटेस्ट मेंबर है जनवरी 2025 में जिसने ज्वाइन किया वो है इंडोनेशिया। तो ये कंट्रीज़ ज्वाइन कर लेते हैं, और अभी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं पाइपलाइन में। इवन यहाँ तक कि कनाडा तक बोल रहा है कि मुझे भी ब्रिक्स ज्वाइन करना है। पाकिस्तान अपनी लॉबिंग कर रहा है कि मुझे भी, आगे हम अभी पढ़ने वाले हैं कि मुझे भी ब्रिक्स ज्वाइन करना है। और इंडिया के लिए कंसर्न है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ब्रिक्स में आ गया तो वहाँ पर भी आके अपना वो प्रोपेगेंडा चलाएंगे अगेंस्ट इंडिया। हर मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म पे वो यही करते हैं। तो इंडिया के लिए एक मेजर कंसर्न है टू कीप पाकिस्तान आउटसाइड द एम्बिट ऑफ ब्रिक्स। तो ऐसी जो कंट्रीज़ हैं ये मिलके कब 2023 में बन गई ब्रिक्स प्लस, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। अब थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में आप ये ज़रूर लिख सकते हो, जब आप यहाँ पर लिखेंगे कि एक प्रोमिनेंट मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म ऑफ ग्लोबल साउथ है, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि ब्रिक्स रिप्रेजेंट 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। मैंने इसका सिनॉप्सिस आई गेस टेलीग्राम पे आज ही दिया है, तो उससे भी आप एक रैपिड रिवीजन कर सकते हैं। 40% ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है और 49.5% ग्लोबल पॉपुलेशन को इसको रिप्रेजेंट करता है। इसको सिनॉप्सिस में आप एक बार देख लेना, मैंने ऐसे ही लिखा है ना। वो सिनॉप्सिस सिर्फ एक एग्जांपल है, आपको खुद से बनाना है, ठीक है। वैसे उसी सिनॉप्सिस को लेके आप रटने मत बैठ जाना, काम चोरी बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप पूरा पीडीएफ पढ़ के उस सिनॉप्सिस को खुद से बनाओगे ना तो वो इट विल गिव यू ए लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी ऑफ आइडिया। तो चीज़ों को ना, मेरी कोशिश यही रहती है कि पका पकाया खाने की बजाय आप थोड़ा सा ना ओरिजिनल वर्क करना सीखिए। एनसीईआरटी की जिस्ट लेके आप पढ़ते रहो 4 साल तक, कुछ नहीं होगा। उससे बेटर है कि आप आधा एनसीईआरटी ही पढ़ें, लेकिन उसको ओरिजिनल कवर टू कवर पढ़ें। हमेशा ऐसी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? जैसा कि इंट्रोडक्शन में कहानी मैंने आपको बताई थी, वही चीज़ें रिपीट होकर आएंगी। चैलेंज करना किसके? डोमिनेंस को, डोमिनेंस ऑफ वेस्टर्न पावर। वेस्टर्न पावर का जो डोमिनेंस है इसको चैलेंज करना, मतलब मेनली अमेरिका और उसके जो एसोसिएट्स हैं इनको। एक तो ये हो गया। उसके बाद जो अंडर सर्व हैं, जो कंट्रीज़ अंडर सर्व्ड हैं, अंडर सर्व्ड कंट्रीज़ कहाँ पर अंडर सर्व्ड हैं? ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि यूएन वगैरह में, तो उनको रिप्रेजेंट करना। और आप ऐसे लिख सकते हो टू गिव देम अ वॉइस, टू गिव अ वॉइस टू अंडर सर्व्ड कंट्रीज इन द ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। एक ये हो गया। दूसरा डेमोक्रेटाइजेशन करना ग्लोबल गवर्नेंस का, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। रिफॉर्म करना ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर को, और एक ऐसी व्यवस्था बनाना जो कि सस्टेनेबल हो, म्यूचुअली बेनिफिट हो। देखो अभी अमेरिका क्या करता है ना, किसी भी कंट्री पे अपनी मनमानी से सैंक्शंस लगाता है, अपना प्रॉफिट और लॉस देखता है, भले ही सामने वाली कंट्री का इकोनॉमिक लॉस ही क्यों ना हो रहा हो। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि अमेरिका इज़ प्रेशराइजिंग इंडिया टू ओपन इट्स डेयरी सेक्टर और फार्म सेक्टर। तो हमारा पूरा देश ही एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर पर निर्भर है। अगर इसे हम खोल देंगे, अमेरिका के लिए ओपन कर देंगे, तो अमेरिका की जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनसे फ्लड हो जाएगा हमारा मार्केट। फिर जो हमारे इंडिया के जो डेयरी फार्मर्स हैं और जो फार्मर्स हैं, इनके हितों का तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए यही कारण है कि अभी जो ज़बरदस्ती हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं कि इंडिया वाज वेरी मच रिलेक्टेंट। मोदी जी पूरे श्योर थे कि डेयरी फार्म सेक्टर और फार्मिंग एग्रीकल्चर सेक्टर ये हम कभी भी ओपन नहीं करेंगे इंटरनेशनल मार्केट के लिए, यूरोपियन और अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए हम ओपन करेंगे ही नहीं। इसीलिए आखिरी में फ्रस्ट्रेट होकर ट्रंप ने सैंक्शन लगाया। तो म्यूचुअली
बेनिफिशियल एक व्यवस्था बनाना जो दोनों के लिए लाभकारी हो, म्यूचुअली बेनिफिशियल अरेंजमेंट इसको बनाना। इक्विटेबल डेवलपमेंट हो, मतलब वन कंट्री शुड नॉट डेवलप एट द कॉस्ट ऑफ अनदर। अभी चाइना की क्या कहानी है, चाइना इज़ डेवलपिंग बेसिकली एट द कॉस्ट ऑफ मैनी अफ्रीकन कंट्रीज़। जो छोटे छोटे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनको कुछ बिलियन डॉलर्स का लोन दे देता है चाइना, फिर टेंडर ले लेता है, उनके सारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करता जा रहा है। और जब तक होश आएगा उन छोटी छोटी कंट्रीज़ को, उनको पता चलेगा कि दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट अ मेजर चंक ऑफ देयर नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद है कि नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर डोमेस्टिक अफेयर्स। अभी इंडिया की परेशानी का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर डोमेस्टिक अफेयर्स। देखो मैं आपको बताता हूँ ओपनली, ऐसे जो चैनल्स हैं ना, आप सुनते होगे, बीबीसी है, अल जजीरा है, न्यूज़ लॉन्ड्री है, ऐसे मल्टीपल चैनल्स हैं। और ऐसे कई पत्रकार हैं, जैसे अरुंधति रॉय बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल बनती है इंडिया की, अरुंधति रॉय जो भी इसका नाम है। बहुत सारे ऐसे अक्लेम्ड पत्रकार हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि फ़ॉरेन से इनको फंडिंग मिलती है कई एनजीओ से। और ये जो चैनल्स हैं, खास करके न्यूज़ चैनल्स, ये सभी फॉरेन फंडेड हैं, मेनली यूरोपियन फंडेड है। इनका एक ही काम होता है, क्या काम होता है इनका? पर्पस होता है टू डीस्टेबलाइज, ये चीज़ें आप लिख सकते हो आंसर में, टू डीस्टेबलाइज द इंडियन पॉलिटिक्स। ये अपने तरीके का एक ख़ास किस्म का सरकार यहाँ पे चाहते हैं, जो सरकार इनके इशारे पे काम कर सके। ओके, तो इसके लिए वो अपनी आइडियोलॉजिकल एजेंडा वगैरह वो चलाते रहते हैं। तो इसीलिए लिखा गया है नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर डोमेस्टिक अफेयर्स। हमें एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था चाहिए जिसमें कि कोई भी कंट्री दूसरे कंट्रीज़ के जो आंतरिक मसले हैं उनमें इंटरफेरेंस ना कर पाए। हाल ही में हमने नेपाल का जेड प्रोटेस्ट पढ़ा है, नेपाल का जेड प्रोटेस्ट पढ़ा है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न था, जो फॉरेन फंडेड एनजीओज़ थे उनका बहुत रोल था, जो यूथ है उनको इंस्टिगेट करने में, उनको भड़काने में फॉरेन एनजीओज़ का बहुत बड़ा रोल रहा था। और अभी लद्दाख में क्या हो रहा है, अगर आप न्यूज़ को ट्रैक करते हो तो आपने सुना होगा, लद्दाख से मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वांगचुक समथिंग, सोनम वांगचुक, हाँ सोनम वांगचुक, जिनके ऊपर 3 इडियट मूवी बनी थी, उनको रिसेंटली अरेस्ट किया गया है लद्दाख से, और अरेस्ट करके शायद आसाम की जेल में ले जाकर रखा गया है। तो ऐसी बातें चल रही हैं कि ही वॉज ट्राइंग टू डू समथिंग ऑन द लाइन्स ऑफ जेड प्रोटेस्ट जो नेपाल में हुआ है, ऐसा ही कुछ लद्दाख में करने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन हमारी होम मिनिस्ट्री ओवर एक्टिव है, वो तुरंत एक्टिव हुई और इनको अरेस्ट कर लिया गया। तो इनके पीछे जो बैकअप रहता है ना, उन्हीं का रहता है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, इसको आप समझिए। इस साल का नोबेल प्राइज़, इस साल का नोबेल पीस प्राइज़, आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझ रहे हैं तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। जो नोबेल पीस प्राइज़ है इस साल का, किसे दिया गया है? आई गेस वेनेजुएला की किसी लेडी को दिया गया है। ये लेडी है कौन एग्जैक्टली आप जानते हो? अगर मैं एक शब्दों में कहूँ तो ये लेडी वेनेजुएला की राहुल गांधी है। एक शब्द में मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप जब पढ़ोगे वेनेजुएला की पॉलिटिक्स के बारे में तो क्या हो रहा है वहाँ पे अभी रिसेंट कुछ पास्ट मंथ में, तो आपको समझ में आएगा। तो देखो नोबेल प्राइज़ क्यों दिया गया इस लेडी को? कुछ साल पहले एक इंसान को नोबेल प्राइज़ दिया गया था जिसका नाम था मोहम्मद यूनुस। आप सभी जानते हैं इनको। और कुछ सालों के बाद बांग्लादेश में उन्होंने आके क्या किया? एक पपेट रेजिम, किसके इशारे पे? यूएसए के इशारे पे। तो ऐसे जो प्राइजेस हैं ना, नोबेल प्राइज़ है, मैग्सेसे अवार्ड है, एक बहुत बड़ा अवार्ड, मैग्सेसे अवार्ड, इन अवार्ड्स का काम ही यही होता है। एक और मैं बता दूं आपको, मलाला, ये नाम तो आपने सभी सुना होगा, मलाला यूसुफजाई, एक 16 साल की लड़की जिसे कि पाकिस्तान में सर में गोली मार दी जाती है, इसे नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। और कुछ सालों के बाद वो एक, देखो नोबेल प्राइज़ आपको मिल जाएगा तो आप ग्लोबल स्टार बन जाओगे। आप कहीं पे भी जाओगे तो आपको सुनने के लिए बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठे होंगे, पूरी प्रेस होगी, पूरी मीडिया होगी। तो योर वॉइस विल हैव
योर वॉइस विल कैरी सर्टन वेट देन, आप जो भी बोलोगे उसे अखबार मतलब समाचार पत्रों में लिखा जाएगा, न्यूज़ चैनल में दिखाया जाएगा, वो एक ग्लोबल वॉइस बन जाएगा आपका। तो एक 16 साल की लड़की को दिया जाता है नोबेल प्राइज़, फिर क्या होता है, वही लड़की कुछ साल के बाद बोलती है कि गर्ल्स इन कश्मीर आर नॉट सेफ इन इंडिया। तो क्या हो रहा है बेसिकली, इसे नोबेल प्राइज़ देके स्टार बनाया जा रहा है, उसके बाद एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। आप समझ रहे हो इस चीज़ को? ये सारी कहानी मैं आप इसलिए बता रहा हूँ कि इसको आप समझ सको। नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर डोमेस्टिक अफेयर्स। सेम काम मोहम्मद यूनुस ने किया। मोहम्मद यूनुस ने नेपाल में बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, वो तो ठीक है, लेकिन कितना एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चला वहाँ पे। हिंदुओं पे अटैक किया गया, फेस्टिवल पंडाल्स को डिस्ट्रॉय किए गए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हुई। आप लोग न्यूज़ फॉलो करते हो तो जानते होगे। और 2-3 सालों के बाद वेनेजुएला में यही होगा। अगर आप 2-3 साल के बाद करंट अफेयर पढ़ोगे तो यू विल रिमेंबर कि मैंने आपको क्या बोला था, यही होगा। तो ऐसे ही लोगों को दिया जाता है नोबेल पीस प्राइज़ और मैग्सेसे अवार्ड, सो दैट फ्यूचर में आपके एक पपेट की तरह वो काम कर सकें। ये हो गया ऑब्जेक्टिव्स। अनुशीलन और अनुत्तर, ये छठ पूजा की वजह से अभी मैं रुका हुआ हूँ, ठीक है, क्योंकि 90% बच्चे तो अभी कहीं ना कहीं इंगेज होंगे, तो जहाँ वो हैं उनको वहीं रहने देते हैं। छठ पूजा के बाद सडनली आई विल फ्लड द मटेरियल, ठीक है, मैं फ्लड कर दूंगा, क्योंकि देखो आज से स्टार्ट हुआ है छठ पूजा, लेकिन आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 2-3 सेशंस ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखे हैं, लेकिन मैं इसे पोस्ट करना शुरू करूँगा छठ पूजा के बाद से। तो बहुत सारा मटेरियल फ्लड हो जाएगा। तो इसमें अभी जो मैं टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन डाल दूंगा, अभी छठ पूजा है इसी वजह से मैं कुछ भी ऐसी रिलेटेड चीज़ें नहीं डालना चाहता। इसमें 41 की स्ट्रेंथ हम पहुँच चुके हैं आउट ऑफ 50, और इसमें मेरे ख्याल से 21 या 22 है आउट ऑफ 50। तो ये भी जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं इसमें, उनके भी मेल्स आ रहे हैं। बच्चों 30 को स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये तो स्टार्ट है ही। आपको रेगुलर अपडेट्स इसके मिलते रहेंगे। तो जो बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं वो देख लेंगे बाद में, क्योंकि आपके पास अनुशीलन लाइट का ही ऑप्शन बचेगा। और अभी वर्कलोड बहुत ज़्यादा है मेरे पास, प्रीलिम्स का भी, अर्पण का भी, मुझे फिर उसके भी लेक्चर्स रिकॉर्ड करने होंगे। 3 लेक्चर्स होंगे पर वीक करंट अफेयर के प्रीलिम्स के लिए। तो ये आप देख लेंगे इस चीज़ को, ओके। ऐसा ना हो कि प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद फिर आप अप्रोच करो। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड मैकेनिज़्म। अब इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क और मैकेनिज़्म को देखते हैं, कैसे काम करता है ब्रिक्स का। एक तो तरीका है जो ब्रिक्स के रेगुलर सबमिट्स होते हैं। देखो, अगर आपसे 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, 8 मार्क्स का, कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड मैकेनिज़्म ऑफ ब्रिक्स, कमेंट करो। फिर तो आपके पास 4-5 कीवर्ड्स होने चाहिए, उसी से आप मैनेज कर सकते हो। ब्रिक्स सबमिट, दूसरा है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है, इसको एज ए ऑल्टरनेट बनाया गया है। किसका ऑल्टरनेट, हमेशा याद रखेंगे, ये वर्ल्ड बैंक का ऑल्टरनेट। अभी वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान बार बार यूएसए के पास क्यों जाता है पैसे मांगने, मुझे $2 बिलियन दे दो, मुझे $4 बिलियन दे दो। वो पैसे पाकिस्तान थोड़ी, अमेरिका थोड़ी देता है, वर्ल्ड बैंक देगा एज ए लोन या IMF देगा, लेकिन वो यूएसए के कहने पे ही होता है, ठीक है। ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, उसमें यूएसए के ही हेजेमोनी है। वो बोलेंगे अच्छा ठीक है पाकिस्तान को दे दो $2 बिलियन, वो तो इमीडिएटली दे देंगे। अगर वो मना कर देंगे मत दो, पाकिस्तान हमारी बात नहीं सुन रहा है आजकल, वो मना कर देंगे। तो हमें वैसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक न्यूट्रल न्यू डेवलपमेंट बैंक की तरह। और PDF में मैंने आपको लिस्ट दे रखा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक से कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं अभी जो इंडिया में चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने फाइनेंस किया है। उसके बाद एक कंटीजेंसी रिजर्व एग्रीमेंट भी है जो 2014 में स्टार्ट हुआ था। क्या है, कॉन्टिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, दैट वी कॉल CRA। ये CRA ब्रिक्स का ही हिस्सा है, मतलब इसका एक मैकेनिज़्म है। जैसे सबमिट एक होता है, एक न्यू डेवलपमेंट बैंक होता है, वैसे ही CRA भी है। तो CRA का काम क्या है, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया किसी कंट्री में, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया, तो फिर उनको ये फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होता है कि आपकी जो इकोनॉमी है वो इस स्तर पे पहुंच जाए कि आप जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो, आप किसी कंट्री से कुछ खरीद रहे हो, तो फिर देने के लिए आपके पास पैसे ही नहीं है। जैसा कि 90s में हुआ था ना,
तभी तो फिर एलपीजी आया, तभी जाके फिर हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, वर्ल्ड इकोनॉमी से इंटीग्रेट किया। आप पढ़ते हो ना 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कहते हैं। और इसमें क्या है फिर, ब्रिक्स का बिजनेस काउंसिल है, देयर इज़ अ बिजनेस काउंसिल ऑफ ब्रिक्स, और एक है थिंक टैंक काउंसिल। आगे चलिए, ब्रिक्स एंड साउथ साउथ कॉपरेशन। साउथ साउथ कॉपरेशन मैंने आपको बता दिया, दक्षिण के जो देश हैं आपस में कितना सहयोग कर सकें। देखो, जो टोटल जीडीपी है ना ग्लोबल इकोनॉमी आउटपुट का, उसका 28% जीडीपी, ठीक है, ये ब्रिक्स कंट्री प्रोवाइड करती है। ब्रिक्स कंट्रीज कंबाइंड जीडीपी अकाउंट्स फॉर 28% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट। एक तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ब्रिक्स एक पहचान है, किस चीज़ की पहचान है? ब्रिक्स इज़, ये इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हैं, अच्छा लाइन है, ब्रिक्स इज़ अ और एन आइडेंटिटी ऑफ ग्लोबल साउथ। अगर आप ये वर्ड्स बार बार नहीं लिखोगे, मल्टीपोलैरिटी, हेजेमोनी, ग्लोबल साउथ, डी डॉलराइजेशन, यूएसएस हेजेमोनी, इन शब्दों के बिना आपका ब्रिक्स का कोई भी आंसर अधूरा रहेगा, ठीक है। दूसरा, नॉन अलाइनमेंट की भी बात करता है। एक दूसरे की नेशनल सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना, नेशनल सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता जो होती है एक दूसरे देशों की, उसको रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सोवरेनिटी। और नॉन कंडीशनल और म्यूचुअल बेनिफिट। नॉन कंडीशनल का मतलब क्या होता है? अमेरिका अभी सभी को फोर्स कर रहा है, तुम रशिया से ऑयल मत लो, मुझसे लो। वैसी इंटरनेशनल अरेंजमेंट नहीं होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए कि नॉन कंडीशनल एंड म्यूचुअल बेनिफिट हो, दोनों देश एक दूसरे के साथ सहयोग करें तो दोनों का बेनिफिट हो। अब इसमें आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये लिख सकते हो कि इंडिया जो है रिट्रेट करता है, मतलब कि लगातार आवाज़ उठाता रहता है, किस चीज़ का? ग्लोबल साउथ का। कहाँ पर? इंडिया कंटिन्यूसली रिट्रेट्स द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ एट इंटरनेशनल फोरम्स लाइक यूएनओ एक्सेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ब्रिक्स एंड ग्लोबल साउथ एंड इंडियाज़ डिप्लोमेसी। अब इंडिया अपनी डिप्लोमेसी कैसे इसमें शो कर रहा है? देखो, इंडिया के डिप्लोमेटिक विजन्स क्या हैं, इंडिया के जो कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, मतलब ऐसे मूलभूत कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को गाइड करते हैं। एक तो है कि इंडिया हमेशा क्या बात करता है कि द होल वर्ल्ड इज़ वन, वी आर ए फैमिली। ऐसे ही थीम्स भी होते हैं हमारे G20 समिट के। तो इंडिया हमेशा पीपल सेंट्रिक अप्रोच की बात करता है, पीपल सेंट्रिक अप्रोच। और गवर्नेंस, मतलब गवर्नेंस में भी ना ह्यूमैनिटी फर्स्ट होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी सबसे पहले होनी चाहिए। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण ये है कि देखो, जब कोविड-19 आया था तो नॉट विद स्टैंडिंग कि किस कंट्री के साथ हमारे कैसे रिश्ते हैं, जिस कंट्री ने भी जहाँ से भी आवाज़ दिया सभी को हमने मेडिकल किट्स हों, चाहे पीपीटी किट्स हों, वैक्सीन्स हों, सभी कंट्रीज़ को हमने प्रोवाइड कराया वहाँ पे जितना हम करवा सकते थे। तो उसी को कहते हैं कि ह्यूमैनिटी फर्स्ट, डिप्लोमेसी लेटर। इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग होना चाहिए और इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इन वर्ड्स को आपको याद करना है, इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग का मतलब ये होता है कि एक तरफा कोई एक पार्टी फैसले ना ले, सभी के जो उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनके जो कंसर्न्स हैं, उनको सुना जाए। उसके बाद हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। सबसे मेन जो है इसमें है ना, आप याद रखोगे कि ग्लोबल साउथ के कौन कौन से
कंसर्न्स हैं अभी। पहला कंसर्न यही है कि जो भी इंटरनेशनल रूल्स वगैरह बनते हैं, लॉस वगैरह बनते हैं, वो पीपल सेंट्रिक होना चाहिए। दूसरा, इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। और ऐसी जो चीज़ें हैं जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सुनिए। रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट जस्टिस, ये बहुत बड़ा टर्म है। क्लाइमेट जस्टिस का मतलब क्या होता है? क्लाइमेट जस्टिस और अफोर्डेबल ग्रीन टेक्नोलॉजीज़, अफोर्डेबल ग्रीन टेक्नोलॉजीज़। एयर पोल्यूशन से बचने के जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, या फिर मान लो आपके कोई सलीन वाटर है, समुद्र का खारा पानी है, उसको प्योरीफाई करने के लिए, डिसैलिनाइजेशन के लिए क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं? तो ये टेक्नोलॉजीज़ ना अफोर्डेबल होनी चाहिए। अफोर्डेबल का मतलब है कि गरीब से गरीब देश भी उनको एक्सेस कर पाए, यही होता है अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी। क्लाइमेट जस्टिस अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है। क्लाइमेट जस्टिस के लिए थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। आप देखिए, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो सबसे पहले कहाँ पर आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? औद्योगिक क्रांति जिसको आप कहते हो, सबसे पहले यूके वगैरह में आया, ठीक है, यूरोप में आया। तो उन्होंने दुनिया भर के तमाम जंगल काटे, तमाम कोयले मतलब कोल बेस्ड प्लांट्स लगाए, पॉल्यूशन की, और वो डेवलप हो गए। तो आज की डेट में वो शिफ्ट हो रहे हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की तरफ, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे आप देखोगे विंड पावर, सोलर पावर, जियो थर्मल एनर्जी, ऐसी चीज़ों से वो अपनी एनर्जी हार्नेस कर रहे हैं। कई कंट्रीज़ तो ऐसे हैं जहाँ पे कि 80% 90% पूरा पावर उनका न्यूक्लियर प्लांट से जनरेट हो रहा है। लेकिन जो एशिया के कंट्रीज़ हैं, जो अफ्रीका के कंट्रीज़ हैं, ये तो आज़ाद ही हुए। देखो यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब आ गया था? यहाँ पे तो 18th सेंचुरी के आसपास ही आ गया था। 17th 18th सेंचुरी में ही इंडस्ट्रीज यहाँ पे बननी शुरू हो गई थी। लेकिन इंडिया में तो, और जो भी तमाम अफ्रीका के और एशिया के देश हैं, ये सब आज़ाद ही हुए हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। उसके बाद इनके डेवलपमेंट की, विकास की कहानी, द जर्नी ऑफ डेवलपमेंट फॉर ऑल दोज कंट्रीज हु शेयर ए कॉलोनियल पास्ट, जो कि पहले गुलाम रहे हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही शुरू होती है। मतलब कि 1947 के बाद, ये तमाम देश इसके बाद ही आज़ाद हुए हैं। तो ओवियस है ना कि यहाँ पे जो प्लांट्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके बाद ही लगेंगी। तो ये देश डायरेक्टली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो है नहीं इनके पास कि ये चाहेंगे तो न्यूक्लियर पावर प्लांट, अभी नेपाल चाहेगा कि मैं न्यूक्लियर पावर प्लांट बना लूँ, तो कैसे बना लेगा? उसके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई दूसरी कंट्री ही बना के दे सकता है। तो इनका ये कहना है, यूके, यूएसए, फ्रांस और ये छोटे छोटे देश आप देखते हो ना, स्वीडन, हॉलैंड, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, इनका ये कहना है कि जो भी अभी ओजोन लेयर का पोल्यूशन है, या क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, उसके लिए इंडिया और चाइना जैसे देश जिम्मेदार हैं। इंडिया और चाइना जैसे देश जिम्मेदार हैं। तो इनके ऊपर क्लाइमेट के टैरिफ्स लगने चाहिए, और ग्रीन एमिशंस, ये सब आप जो पढ़ते हो, कार्बन क्रेडिट, मतलब ये कहना चाहते हैं कि इंडिया और चाइना जो अभी डेवलप हो रहा है इतना फास्ट, तो दे आर डूइंग, बेसिकली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के लिए इंडिया और चाइना रिस्पॉन्सिबल है। जबकि सच्चाई तो ये है कि हमने तो अभी शुरू किया है, तो हम तो कोयला जलाएंगे ना भाई। हमें आयरन एंड स्टील चाहिए तो भिलाई स्टील प्लांट में कोयला हम जलाएंगे, ठीक है। हमें लोहा चाहिए तो टाटा स्टील प्लांट हम बंद थोड़ी कर देंगे। ये जो राउरकेला स्टील प्लांट है, या ऐसी जो हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि कोल बेस्ड हैं, या जैसे कि एनटीपीसी है, एनटीपीसी कोरबा है, थर्मल पावर प्लांट्स ऐसे बहुत सारे हैं जो कोयले पे बेस्ड हैं। तो हमें तो वो चाहिए, तो हम तो उसको चलाएंगे। हम अभी टोटल अपनी 100% एनर्जी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से हार्नेस नहीं कर सकते, हालांकि हम भी उस तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन अभी लग जाएगा इंडिया को 40 साल कम से कम लगेगा, जब हम टोटली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे कोल बेस्ड प्लांट से। लेकिन इन कंट्रीज़ का कहना है कि आपने ही किया है सारा पोल्यूशन, तो आप पे करिए। तो वो तो इनजस्टिस है, इसी को कहते हैं क्लाइमेट जस्टिस, कि सारे जंगल तो आपने काट दिए यूरोप के, पोल्यूशन तो आपने फैलाया है, और अब सारा ब्लेम हमारे ऊपर डाल रहे हो, पुअर कंट्रीज़ के ऊपर। आप सोचिए, सोमालिया एक छोटा सा देश है, सोमालिया को आप बोलोगे कि आप कोयला मत जलाओ, आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हार्नेस करो, कैसे पॉसिबल है उसके लिए? है ना, वहाँ पे वो लेवल ऑफ डेवलपमेंट नहीं है। तो यही है ग्लोबल साउथ के कंसर्न्स। ये हर जगह आपको भेदभाव दिखाई देगा। ये तमाम वो मसले हैं जिनको एड्रेस करने के लिए ब्रिक्स को बनाया गया है। अभी हम सिर्फ ब्रिक्स की बात कर रहे हैं, इंडिया पे अभी हम आए नहीं हैं। दूसरा इसी टॉपिक में है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। ब्रिक्स कैसे मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के लिए एक रास्ता है। आप देखो,
इसमें फर्दर और क्या ऐड करना था आपको? इसमें आपको फर्दर कुछ पॉइंट्स ऐड करने थे। क्या ऐड करना था? कि ब्रिक्स एक मल्टीपोलर बैलेंस का भी फोरम है। क्यों? अगर आप ब्रिक्स के मेंबर हो, सपोज यू आर मेंबर ऑफ ब्रिक्स, तो व्हाट यू आर डूइंग? इफ़ यू आर मेंबर ऑफ ब्रिक्स, तो एक तरफ है ब्रिक्स, दूसरी तरफ ऐसे संस्थान हैं जैसे क्वाड है, G7 है, ठीक है, P5 है, ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, G20 है, इनको चैलेंज करता है ब्रिक्स, इनकी हेजेमोनी को, इनकी प्रभुत्ता को चैलेंज करता है। दूसरा, इंडिया अगर ब्रिक्स का मेंबर है तो चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है ना G20 में और ऐसे संस्थानों में जैसे P5 में है चाइना, तो चाइना को बैलेंस करने के लिए एक अच्छा टूल है। अमेरिका को ये डर है कि इंडिया ब्रिक्स का मेंबर है, ठीक है ना, इसको आप समझो। अमेरिका को क्या डर सताता है कि इंडिया इज़ ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स, अगर इंडिया को हमने ज़्यादा परेशान किया तो इंडिया ब्राज़ील, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर कोई एक कोलिशन बना लेगा जो हमारे लिए समस्या हो जाएगी। ये अमेरिका का डर है। यहाँ पर चाइना है, चाइना का डर ये है कि अगर हमने इंडिया को ज़्यादा परेशान किया तो इंडिया क्वाड का भी मेंबर है, और क्वाड में जापान है, USA है, ऑस्ट्रेलिया है, तो उनके साथ मिलके इंडिया मेरे खिलाफ लामबंदी ना कर दे। आप इस चीज़ को समझ रहे हो? क्वाड की मदद से चाइना को बैलेंस कर रहा है इंडिया, और ब्रिक्स की मदद से अमेरिका को बैलेंस कर रहा है। इंडिया इज़ हैंगिंग इन द मिडल, तो इसलिए इंडिया के लिए एक बैलेंसिंग एक्ट प्ले करता है बीइंग ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स का एक मेंबर होना। दूसरी चीज़, रीजनल इंटीग्रेशन में भी हेल्प करता है। इंडिया के 2 इनिशिएटिव हैं जो आपको याद रखने चाहिए। एक तो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये मोदी जी का ब्रेन चाइल्ड है, ISA, और ये दुनिया का पहला एक ग्लोबल संस्थान है जिसका कि हेडक्वार्टर इंडिया में है। ये जरूर याद रखेंगे, ये प्रीलिम्स के लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दिस इज़ द फर्स्ट ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जिसका कि हेडक्वार्टर इंडिया में है, गुड़गांव में है आई गेस। और दूसरा इसमें कौन सा था? कोएलिशन फॉर, यहाँ लिख देता हूँ, कोएलिशन फॉर डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये दोनों ब्रिक्स के इंडिया के वो हैं, ब्रेन चाइल्ड है, मतलब कि इंडिया ने बनाया है बेसिकली, CDRI और ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ब्रिक्स को इतना टाइम मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप 100 नहीं 200% मान लो कि ब्रिक्स से क्वेश्चन आना है, इस बार आएगा एक क्वेश्चन। ओके, क्यों आएगा? रीज़न मैंने आपको बता दिया, ब्रिक्स प्लस की वजह से, जो इतने सारे नए मेंबर्स ऐड हुए हैं ना ब्रिक्स में, उसकी वजह से। अब ब्रिक्स और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ब्रिक्स क्या है? एक मल्टीपोलर, अभी दुनिया कैसी है? डोमिनेटेड बाय USA है। अभी का वर्ल्ड ऑर्डर कैसा है? वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है मैंने आपको समझा दिया स्टार्टिंग की कहानी में। अभी का वर्ल्ड ऑर्डर कैसा है? इट इज़ डोमिनेटेड बाय USA, इट इज़ डोमिनेटेड बाय USA। ब्रिक्स क्या चाहता है? एक नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर चाहता है। बेसिकली वही चीज़ है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। हम कहाँ से चले थे? मल्टीपोलर, फिर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बाईपोलर, फिर 2001 के बाद टूवर्ड्स मल्टीपोलर। अभी मल्टीपोलर बना नहीं है, उस तरफ हम मूव कर रहे हैं बनने की तरफ। तो ब्रिक्स उसमें एक एजेंट का काम करता है। ब्रिक्स इज़ बेसिकली वर्किंग लाइक ए एजेंट इन गेटिंग और कन्वर्टिंग द वर्ल्ड ऑर्डर इनटू अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। मल्टीपोलर अगेन बता दूं क्या है? कि शक्ति के कई केंद्र हों, सिर्फ एक ही केंद्र ना हो शक्ति का। पावर शुड नॉट बी फिक्स्ड इन वन हैंड्स, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड मैनी सेंटर्स ऑफ पावर। दूसरा, इसमें आप लिख सकते हो राइजिंग ग्लोबल साउथ डिसकॉन्टेंट। डिसकॉन्टेंट का मतलब क्या होता है? जो सेटिस्फाइड नहीं है, अनसेटिस्फाइड, या फिर उनका
अविश्वास, ऐसा आप कह सकते हो। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है ना कि जैसे जैसे कंट्रीज़ को वॉइस मिल रही है, जैसे जैसे वो इकोनॉमिकली पावरफुल होती जा रही हैं, जैसे कि जब अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरन में न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट किया था, तो अमेरिका ने क्या किया था, हम पे सैंक्शन लगा दिया था। आज हमने पाकिस्तान के ऊपर इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, तो क्या किसी कंट्री की हिम्मत है कि हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दे? क्यों? क्योंकि वाजपेयी जी के टाइम पे इंडिया की जो इकोनॉमिक पावर थी और मिलिट्री माइट थी, और अभी जो इकोनॉमिक पावर और मिलिट्री माइट है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 10 साल के बाद ये और ग्रो हो जाएगा। तो सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, और भी जो कंट्रीज़ हैं जैसे ब्राज़ील वगैरह हैं, जापान है, तो जैसे जैसे इनको वॉइस मिल रहा है, इनको स्ट्रेंथ मिल रही है, वैसे वैसे उनका अविश्वास बढ़ता जा रहा है। किस पे? अमेरिका द्वारा संचालित वर्ल्ड ऑर्डर पे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पे। तो ये भी एक कारण है कि हम मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ मूव कर रहे हैं। दूसरा जो कि मैंने आपको सिनॉप्सिस में दिया है, देखो ब्रिक्स का जो जीडीपी है ना, ब्रिक्स का जो जीडीपी है वो हाल फिलहाल में ही G7 देशों के जीडीपी से ज़्यादा हो गया है। तो फिर किस चीज़ का डोमिनेंस, किस चीज़ का अहंकार है G7 देशों का? अगर ब्रिक्स देश, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनका जो कंबाइंड जीडीपी है वो G7 के देशों से ज़्यादा हो गया है ना? तो डिसीज़न मेकिंग इनके हाथों में होना चाहिए, ना कि इनके हाथों में। ये परचेसिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट है कि अमेरिका की हेजेमोनी और डी डॉलराइजेशन, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। देखो डी डॉलराइजेशन को आप समझ लो। अभी जो पूरी दुनिया में क्या है, अमेरिका का जो डॉलर है, यूएसए का डॉलर, ये काम करता है एक प्राइमरी रिजर्व करेंसी की तरह। उदाहरण के तौर पे आप अगर रशिया से ऑयल खरीदोगे तो रशिया की करेंसी तो डॉलर नहीं है, लेकिन आप रशिया को पेमेंट कैसे करोगे? डॉलर्स में। तो इंडिया को क्या करना होगा? सबसे पहले अपने रुपीज़ को डॉलर्स में कन्वर्ट करना होगा, फिर उस डॉलर से ट्रेड करना होगा। लगभग हर देश के साथ यही मजबूरी है। इसका फ़ायदा उठाता है यूएसए। इसका फ़ायदा यही कारण है कि यूएसए जिस भी कंट्री पे चाहता है वहाँ पे सैंक्शन लगा देता है। तो डी डॉलराइजेशन का मतलब ये है ना कि हम कोई ऐसी व्यवस्था बनाएं कि हम दूसरे देशों से लोकल करेंसी में ट्रेड कर सकें, लोकल करेंसी में ट्रेड कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हाल फिलहाल में रशिया से इंडिया ने डायरेक्टली रुपी में ऑयल लेना शुरू कर दिया है, फिर यूएई से तेल खरीदना शुरू कर दिया है रुपीज़ में। तो इससे क्या हो रहा है? देखो रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा ही रखा है अमेरिका ने, इंडिया के ऊपर लगा ही रखा है। तो अगर हम लोकल करेंसी में एक्सचेंज करें तो फिर ज़्यादा कुछ रोल इसमें रह नहीं जाता है अमेरिका का। तो जितना हम लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे अपनी करेंसीज में, उतना ज़्यादा हम डी डॉलराइजेशन की तरफ जाएंगे। और जितने ज़्यादा देश डी डॉलराइजेशन की तरफ जाएंगे, अमेरिका उतना कमज़ोर होता जाएगा। और आजकल की पॉलिटिक्स में, मॉडर्न पॉलिटिक्स में, आप इसको किसी आंसर में इस पॉइंट को लिख भी सकते हो कि इकोनॉमी इज़ एट द बेस ऑफ एनी इंटरनेशनल रिलेशन। आज की डेट में ना जो इकोनॉमी है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बेस में वही है, इकोनॉमी ही है। आप कितने भी बड़े मिलिट्री पावर हो, आजकल दुनिया में इतने सारे न्यूक्लियर वेपन पावर्ड कंट्रीज़ हैं, तो आप ऐसे ही किसी पे भी हमला नहीं कर सकते, है ना? एक लिमिटेड वॉर ही आप लड़ सकते हो किसी के साथ भी। तो बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन को गाइड कौन करता है? इकोनॉमी गाइड करता है। तो ये यूएसए की इकोनॉमी ही है जिसने उसे एक हेजेमोनिक पावर बना रखा है। जिस दिन उसकी इकोनॉमी वीक हो जाएगी तो फिर वो एक हेजेमोनिक पावर नहीं रहेगा। रशिया के साथ हम कर रहे हैं, ये हमने बता दिया। एक्सपांड करना है हमें लोकल करेंसी में, ट्रेड को एक्सपांड करना है। यूएई के साथ हमने स्टार्ट कर दिया है। और अभी जो आपने देखा न्यू डेवलपमेंट बैंक और कंटीजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट, जो कि मैंने आपको बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस में एड देता है आपको। ऐसी चीज़ें जो है ना, लोगों को वर्ल्ड बैंक के दायरे से बाहर लेके आएगी। इसका बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ मैं। सपोज़ करिए कि नेपाल है, एक छोटा सा देश है, उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गई, या भूकंप आ गया, या इकोनॉमी के ऊपर कोई ऐसी आपदा आ गई वहाँ की अर्थव्यवस्था पे, तो नेपाल वर्ल्ड बैंक पे जाएगा पैसे मांगने, ठीक है, लोन मांगने। वर्ल्ड बैंक को जब तक यूएसए हरी झंडी नहीं देता, वो लोन देता नहीं है किसी कंट्री को। तो इसका मतलब है कि यूएसए अब जो भी डायरेक्शंस देगा नेपाल को कि हाँ भाई तो आप इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन मत रखो, तो नेपाल की मजबूरी हो जाती है। लेकिन अब क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के आ जाने से
न्यू डेवलपमेंट बैंक के आ जाने से क्या है, नेपाल के पास ये सेकंड विंडो है। अगर वर्ल्ड बैंक उसे लोन नहीं देगा तो न्यू डेवलपमेंट बैंक भी दे सकता है। तो इस तरीके से न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या कर रहा है, वर्ल्ड बैंक को रिप्लेस करने या बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। समझ रहे हो आप। और उसमें क्या है, ऐसी चीज़ें जैसे ब्रिक्स पे है। अभी पूरे दुनिया का जो भी इंटरनेशनल ट्रेड है वो कैसे चलता है, स्विफ्ट से। आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा होगा स्विफ्ट क्या होता है, स्विफ्ट सिस्टम। ठीक है, जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो स्विफ्ट के थ्रू ही होते हैं। तो ब्रिक्स ने भी कंसेप्चुलाइज किया है क्या, ब्रिक्स पे। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फ्यूचर में ब्रिक्स पे के थ्रू भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन द स्विफ्ट सिस्टम। अब इंडिया का रोल और कंट्रीब्यूशन क्या है, इंडिया का रोल और कंट्रीब्यूशन क्या है ब्रिक्स में। देखो सबसे पहला तो यही है इंडिया का रोल और कंट्रीब्यूशन कि पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक रोल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सबसे बड़ा दावेदार नए मेंबर्स में अभी इंडिया ही है। तो इंडिया ही आवाज़ उठा सकता है कि यूएनएससी को रिफॉर्म करना चाहिए। किसके थ्रू, थ्रू ब्रिक्स। देन आगे आइए, एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए। अगेन वही जो मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि डिसीजन शुड बी इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल, जो दोनों देशों के लिए बेनिफिशियल हो। इसी को कहते हैं हम रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। देन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, डिजिटल ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप है, वही चीज़ें रिपीट होंगी इसमें भी। न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या कर रहा है, इंडिया का रोल बात कर रहे हैं ना। न्यू डेवलपमेंट बैंक इज फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। अब देखो न्यू डेवलपमेंट बैंक कई छोटे छोटे देशों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फंड कर रहा है, इंडिया में भी फंड कर रहा है। अब किसका बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स का बैंक है। तो उसमें कॉर्पस जो है, पैसे किसके लगे हैं, सभी मेंबर्स के लगे हैं ना। चाइना का भी पैसा लगा है, ब्राज़ील का भी लगा है, रशिया का भी लगा है, इंडिया का भी और साउथ अफ्रीका का भी। तो इंडिया में भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो फंडेड बाय ब्रिक्स हैं, और कई छोटे छोटे अलग अलग देशों में भी चल रहे हैं जो अभी हाल फिलहाल में न्यू मेंबर्स। इसीलिए एक किस्म से होड़ लगी हुई है कई सारे देशों की कि हमें भी ब्रिक्स का मेंबर बनना है, बिकॉज इट गिव्स यू एन अल्टरनेट पॉलिटिकल, एक तो अल्टरनेट आपको पॉलिटिकल वॉइस देता है कि यूएनओ हमारी बात नहीं सुनेगा तो ब्रिक्स सुनेगा। दूसरा एक इकोनॉमिक ऑल्टरनेट भी देता है आपको, क्राइसिस के टाइम्स में वर्ल्ड बैंक आपकी सहायता नहीं करेगा तो न्यू डेवलपमेंट बैंक करेगा। इकोनॉमिक ऑल्टरनेट भी देता है आपको। देन काउंटर टेररिज्म और सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ये है ही जो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। टेररिज्म और जो भी दूसरे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो। और कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज, ये तो इंडिया का एक सॉफ्ट पावर का बहुत बड़ा टूल है। कल्चरल, ये ऐसा वर्ड है, मैं आपको बताता हूँ। कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज, इसको तो आप बिल्कुल रट लो, है ना, बाय हार्ट कर लो आप इसको। कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज। क्यों, इंडिया का जो डायस्पोरा है, डायस्पोरा का मतलब समझते हैं ना आप। साउथ अफ्रीका में जितने इंडियंस हैं वो इंडिया का डायस्पोरा है, कनाडा में जितने इंडियंस हैं वो इंडिया का डायस्पोरा है, अमेरिका में जितने इंडियंस हैं वो इंडिया का डायस्पोरा है। तो हमारा जो डायस्पोरा है वो हर देश में है। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहाँ इंडियंस नहीं है, और हज़ारों लाखों में है। तो मोदी जी जहाँ भी जाते हैं वहाँ हज़ारों इंडियंस मोदी मोदी करने के लिए पहले से खड़े रहते हैं। तो वो क्या है, दैट इज़ आवर सॉफ्ट पावर। अभी डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में आएगा, न्यू दिल्ली में आएगा, तो न्यू दिल्ली में कितने अमेरिकन से गिने चुने होंगे, आप उंगलियों पे गिन सकते हो। लेकिन हमारे साथ प्लस पॉइंट ये है कि किसी भी कंट्री में हमारे कोई भी लीडर्स जाएं, मोदी की जगह कोई दूसरे प्रधानमंत्री होंगे वो जाएं, तो इंडियन डायस्पोरा तो हमारा रहेगा ही ना। तो मैं ये कह रहा था कि इस लाइन को तो आप रट लो, आप किसी भी आंसर में लिख सकते हो। कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज, ये इंडिया का एक टूल है फॉरेन पॉलिसी का, ठीक है। और ये क्या दर्शाता है, इंडिया के सॉफ्ट पावर को दर्शाता है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि इंडिया हैज़ अ ह्यूज डायस्पोरा।
इंडिया हैज़ ए ह्यूज डायस्पोरा इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री। अब समरी क्या है ब्रिक्स में, तो वही लोग हो गया आपकी इंडिया सिर्फ एक पार्टिसिपेंट नहीं है, इंडिया इज़ नॉट जस्ट ए मेंबर, इंडिया इज़ नॉट जस्ट, देखो मेंस में ना आपके आंसर्स कैसे इंप्रूव होते हैं, अगर आप नए नए आंसर लिखना स्टार्ट किए हो ना तो आप ऐसे लिखोगे, इंडिया इज़ नॉट जस्ट ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स बट अ की इन्फ्लुएंसर। अगर आप बिगिनर हो तो आप ऐसा लिखोगे, ठीक है। हम ये जो पढ़ रहे हैं वट एवर टॉपिक वी आर रीडिंग, हमारा पर्पस क्या है, मेंस में आंसर लिखना ही पर्पस है ना, तो इसीलिए हम आंसर राइटिंग स्किल्स पे अपना एक फोकस उस पर बना के रखेंगे। अगर आप बिगनर हो तो आप ऐसे लिखोगे, इंडिया इज़ नॉट जस्ट ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स बट एक इन्फ्लुएंसर। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको एक नेक्स्ट लेवल पे आप लेके जाओगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो कि इससे बेहतर लाइन मानी जाएगी, इंडिया इज़ नॉट a mere participant but a key influencer। तो इसीलिए ऐसे जो सेशंस आएंगे ना, आगे मेरे बहुत सेशंस आने वाले हैं, तो आपको तो ना थोड़ा पेशेंटली उसको सुनना है। ऐसा नहीं है कि वो 1.5 घंटे की सेशन है तो मैं 5 मिनट में ही आपको सब कुछ बता दूँ, वो आप सुनोगे 1 घंटा 1.5 घंटा तभी आपको समझ में आएगा। कोई टॉपिक जब आता है तभी उस टॉपिक के अंदर की जो चीज़ें हैं वो निकल के आती है। सपोज़ ये टॉपिक आया तब मैंने आपको ये लाइन बताई ना, तो इसलिए पेशेंटली सुनना है, ऐसे ही आपके आंसर राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव होंगे। मोदी जी का एक बहुत अच्छा कोट है जो कि मैंने PDF में दे दिया है। क्या कोट है, इसको भी याद कर लोगे आप लोग। ज़रूरी नहीं है कि ब्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में ही लिखो इसे, कोई दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके कॉन्टेक्स्ट में भी लिख सकते हो। 21st सेंचुरी सॉफ्टवेयर will not work with 20th। आसान सा कोट है, आपको एक बार में याद हो जाएगा। इसका मतलब समझा देता हूँ मैं। किसका कोट है, देखो मोदी जी क्या कह रहे हैं, 21st सेंचुरी सॉफ्टवेयर विल नॉट वर्क विथ 20th सेंचुरी टाइपराइटर। इसका मतलब है कि 20वीं सदी का जो टाइपराइटर है ना, उसके साथ 21वीं सदी का सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। इसका मतलब समझे आप। ये जो बॉडीज़ हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, ये कब बनाई गई हैं, 1948 में, मतलब कि 20th सेंचुरी में। अभी हम कहाँ पर हैं, 2025 में, मतलब कि 21st सेंचुरी में। तो 21st सेंचुरी का जो इंटरनेशनल रिलेशन है ना, जो 70-75 साल पहले जो संस्थाएं बनाई गई हैं उनसे नहीं चलेगा ये कह रहे हैं मोदी जी। इसको अच्छे से याद कर लेना, 21st सेंचुरी सॉफ्टवेयर विल नॉट वर्क विथ 20th सेंचुरी टाइपराइटर। अब इंडिया के कंट्रीब्यूशन क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहला ब्रिक्स और बिम्स्टेक, देखो ब्रिक्स है और बिम्स्टेक है। बिम्स्टेक एक अलग संस्थान है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन, ऐसा करके कुछ है ना बिम्स्टेक, जिसमें बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, ये कंट्रीज़ हैं। तो इन दोनों संस्थानों को एक साथ लेके आ रहे हैं, आउटरीच करा रहे हैं इनका। कौन करवा रहा है, इंडिया, क्योंकि इंडिया ही है जो दोनों में कॉमन मेंबर है। ऐसे ये इंडिया का कंट्रीब्यूशन है। कब हुआ था, 2016 में गोवा समिट में हुआ था। फिर ब्रिक्स का जो काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान है वो है, और डिजिटल पब्लिक गुड है। ये ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो इंडिया ने लिए हैं। एक अब देखो कि इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है ब्रिक्स के इंडिया के लिए, बहुत सारे हैं। ब्रिक्स कंट्रीज़ के साथ इंडिया अपना 18% ट्रेड जो है वो इन्हीं देशों के साथ करता है, ठीक है। 18% ऑफ ट्रेड रशिया, ब्राज़ील, चाइना और साउथ अफ्रीका के साथ करता है। इंडिया के लिए एक रॉ मटेरियल का और बेसिकली एनर्जी रिक्वायरमेंट, एनर्जी से हमारा क्या मतलब है, ऑयल।
अभी तो ईरान भी मेंबर बन गया है, यूएई भी मेंबर बन गया है ब्रिक्स का। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास हमेशा ऑल्टरनेट्स रहेंगे। हम देखो ईरान मेंबर है, यूएई मेंबर है किसका, ब्रिक्स का। अब यूएसए कितना भी प्रेशराइज करेगा ईरान को और यूएई को कि आप इंडिया को अपना ऑयल मत दो, तो कभी वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, उन्हें देना पड़ेगा। वाई? बिकॉज इंडिया इज़ वन ऑफ ए की पार्टनर और की मेंबर ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स का एक इन्फ्लुएंशियल मेंबर है इंडिया, इस वजह से। और समझना है आपको, ऐसे समझिए कि यूएसए ने ईरान को मना कर दिया कि आप मत दो इंडिया को ऑयल। ईरान ने बोला ठीक है हम नहीं देते हैं। अब कल को ईरान में कोई आपदा आ गई, अब वो ब्रिक्स का जो बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, यहाँ पे गया कि हमें भैया कुछ बिलियन डॉलर का लोन चाहिए। इंडिया ने मना कर दिया कि मत दो ईरान को, हमारे रिलेशन उनसे ठीक नहीं है, तो नहीं मिलेगा। समझ गए आप? इंडिया, ये एक गाँव है ब्रिक्स, तो इस गाँव का प्रधान है अभी इंडिया, आप ऐसा मान सकते हो। तो कोई भी कंट्रीज़ जिसको इस गांव से अच्छे रिलेशन बना के रखने हैं, वो इंडिया से हॉस्टाइल रिलेशन नहीं रख सकता। बेसिकली वही है, एनर्जी सिक्योरिटी है। और हमारा जो ट्रेड है, आउटवर्ड ट्रेड है, मतलब कि जो एक्सपोर्ट है, बेसिकली हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं? आईटी सर्विसेज, दवाइयों का इंडिया फार्मा कैपिटल है वर्ल्ड का, है ना, फार्मा कैपिटल कहते हैं ना, फार्मेसी और मशीनरीज, यही हम एक्सपोर्ट करते हैं मेनली। इसके लिए हमें डेस्टिनेशंस मिलते हैं जो भी ब्रिक्स के मेंबर हैं। अब चूंकि वो ब्रिक्स के मेंबर हैं तो वो ज़्यादा टैरिफ नहीं लगा सकते, है ना, इंपोर्ट ड्यूटीज़ नहीं लगा सकते, ऐसी चीज़ें नहीं लगा सकते। तो हमारे लिए फर्टिलाइज़र है, टेक्सटाइल है, इन चीज़ों के लिए एक प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटीज़ बनती है ट्रेड के लिए। अब देखिए हमारे कौन कौन से नेशनल इंटरेस्ट हैं जिनको साधने में, हमारे राष्ट्रीय हित ऐसे कौन से हैं जिनको साधने में ब्रिक्स एज ए टूल, एज ए एजेंट काम करता है। तो पहला तो वही है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को परस्यू करने में हमें हेल्प करता है ब्रिक्स। दूसरा, एनर्जी सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म और क्लाइमेट जस्टिस कहिए या क्लाइमेट फाइनेंसिंग। अब यूएसए या फिर यूएसए लेड कोई संस्था इंडिया को या जो भी ब्रिक्स के मेंबर हैं, चाइना को, रशिया को प्रेशराइज नहीं कर सकता। हम क्लाइमेट चेंज के लिए, ये भी तो एक इंटरनेशनल संस्था ही हो गई ना, ये अपने प्रोटोकॉल्स बना सकता है, अपने नियम बना सकता है। और जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अगर इंडिया को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रही है, या फिर ऐसे जो भी हैं जैसे आपके यूएनएफसीसी हैं, ये सब यूनाइटेड नेशन लेड ही हैं ये सब संस्थाएं। तो अगर ये एशियन कंट्रीज़ को जिम्मेदार ठहरा रही हैं क्लाइमेट चेंज करने के लिए, तो ब्रिक्स यूरोपियन कंट्रीज़ को भी जिम्मेदार ठहरा सकता है। क्योंकि देखो इसमें यूरोपियन कोई मेंबर नहीं है, अमेरिका इसमें मेंबर नहीं है। पोटेंशियली चीपर एनर्जी इंपोर्ट्स के लिए भी हमें मदद करता है ये, पोटेंशियल चीपर एनर्जी एक्सपोर्ट्स या बेटर मतलब कि इंपोर्ट्स, हम जिनसे इंपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे ईरान, सऊदी अरेबिया आज न कल मेंबर बन ही जाएगा, यूएई। इसमें आप छाबहार पोर्ट का एग्जांपल दे सकते हो, जो ईरान का छाबहार पोर्ट है, इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को मैनेज करने में ये सब इंडिया के राष्ट्रीय हित हैं। क्या है? टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, ट्रेड, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, यही सब तो हैं। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और उसके बाद रशिया चाइना एक्सिस को हेल्प करने में भी हमें मदद करता है। इंडिया को हमेशा ये डर होता है कि रशिया कभी चाइना से ज़्यादा क्लोज ना हो चला जाए, ठीक है। इंडिया को हमेशा ये डर होता है कि, सॉरी, यूएसए को ये डर होता है कि चाइना के क्लोज ना चला जाए। देखो आपको ये एक्सिस समझिए आप, इस तरफ है रशिया, इस तरफ है इंडिया, यहाँ है यूएसए।
अब मतलब शुरुआती दिनों से ही रशिया से अच्छे रहे हैं रिलेशन। मैंने आपको बताया था ना, रशिया इज़ अ टाइम टेस्टेड फ्रेंड ऑफ इंडिया। लेकिन रशिया के शुरुआती दिनों से ही चाइना से भी अच्छे रिलेशन रहे हैं, और चाइना को भी डिफेंस काफ़ी कुछ इक्विपमेंट या टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट किया है रशिया ने। तो इंडिया को हमेशा ये डर होता है कि रशिया हमारा एक मेजर पार्टनर है, डिफेंस पार्टनर है, वो चाइना के ज़्यादा क्लोज ना चले जाए। और यूएसए की राइवलरी किससे है? यूएसए की राइवलरी है चाइना से। तो यूएसए को हमेशा डर रहता है कि इंडिया और चाइना में दोस्ती ना हो जाए। इंडिया और चाइना अगर एक साथ हो गए तो यूएसए के लिए परेशानी हो जाएगी। और रशिया से सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम से ही दुश्मनी है ही यूएसए की। इसीलिए ब्रिक्स इतनी परेशानी का कारण है अमेरिका के लिए। अब देखो, ब्रिक्स में रशिया भी है, इंडिया भी है, चाइना भी है। आप समझ रहे हैं कैसे? इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर। इसको थोड़ा सा और समझिए आप, थोड़ा सा और मैं समझाता हूँ इसको। आप देखिए, रशिया इंडिया को कैसे बैलेंस करता है? रशिया को ये डर होता है कि इंडिया अमेरिका के क्लोज न चले जाए। स्टार्टिंग से ही 1947 से ही अमेरिका और रशिया ने हमेशा ये कोशिश की है कि इंडिया हमारे ज़्यादा करीब आ जाए। यूएसए हमेशा पाकिस्तान को क्यों देता है? फंडिंग, हथियार, सब कुछ। पाकिस्तान के पास सारे जो हथियार हैं वो अमेरिका के ही हैं। वो इसलिए देता है क्योंकि रशिया इंडिया को देता है, तो इंडिया को काउंटर करने के लिए। तो बैलेंस ऑफ पावर किसे कहते हैं? बैलेंस ऑफ पावर इसी को कहते हैं कि रशिया इंडिया को कहता है कि आप अगर अमेरिका के क्लोज जाओगे तो हम चाइना के क्लोज चले जाएंगे। ऐसे होता है बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है। यूएसए कहता है इंडिया को कि आप जितना रशिया के करीब जाओगे हम पाकिस्तान को उतनी मदद देंगे, क्योंकि पाकिस्तान आपका दुश्मन है। तो दिस इज़ हाउ इंटरनेशनल रिलेशन वर्क्स। आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना, और बहुत सारी संस्थाएं हैं। अभी तो हम एक ही संस्था पढ़ रहे हैं ना, ब्रिक्स। ऐसे बहुत सारे हैं। अभी एक और टॉपिक है जब हम इसराइल वाला पढ़ेंगे तो उसमें इसराइल वाला एंगल भी आ जाएगा, सारा का सारा इस्लामिक नेशन आ जाएगा उसमें। तो थोड़ा सा और समझ में आएगा कि इंडिया, मतलब एस जयशंकर जो हैं, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर, उनके कंधों पे कितनी जिम्मेदारी है और कितना कॉम्प्लिकेटेड काम वो उन्होंने लिया है। जब आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। इम्पैक्ट ऑफ ब्रिक्स ऑन इंडियाज़ इंटरनेशनल स्टैंडिंग। अब देखो, इतना हमने पढ़ लिया है कि आप इसको गैस करके भी बता सकते हो कि इंडिया की इंटरनेशनल स्टैंडिंग में ब्रिक्स का क्या रोल है। यही बैलेंसिंग वाली बात है कि क्वाड का भी मेंबर है और ब्रिक्स का भी मेंबर है, तो दोनों जगह इंडिया को रिस्पेक्टेबल पोजीशन मिलती है। फिर से बता देता हूँ, क्वाड में इंडिया का राइवल कौन है? चाइना। चाइना को ये डर होता है कि अगर इंडिया के साथ कुछ भी इनजस्टिस हुआ तो इंडिया क्वाड के अपने बाकी के दोस्त हैं, जो यूएसए है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ मेरी घेराबंदी कर सकता है। ये डर किसको होता है? चाइना को। ठीक है। अब क्वाड में यूएसए है, यूएसए को ये डर होता है कि इंडिया के साथ हमने कुछ जस्टिस किया या इंडियन ओशियन रीजन में अपना इन्फ्लुएंस ज़्यादा दिखाने की कोशिश की, तो इंडिया चाइना, रशिया और ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर हमारी घेराबंदी कर सकता है। तो इंटरनेशनल स्टैंडिंग ऐसे इंक्रीज़ होती है इंडिया की। दूसरा आप इसमें लिख सकते हो, हम कंसेशंस ले लेते हैं आराम से। किससे? वेस्टर्न पावर से। वेस्टर्न पावर से हमें कंसेशंस मिल जाता है। मतलब कहने का ये है कि हम अपनी बात मनवा लेते हैं, और ये वैलिडेशन देता है हमें। ये वैलिडेशन देता है, मतलब साबित करता है कि किस बात को? इस बात को कि इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। वैलिडेशन टू इंडियाज़ इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। इसका एक उदाहरण ये है कि रशिया ने मतलब इंडिया ने सक्सेसफुली, अभी जो रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ उसमें न्यूट्रल स्टैंड बना के रखा स्टार्टिंग से ही, है ना। अमेरिका ने बहुत प्रेशराइज़ किया कि आप क्रिटिसिज्म करिए, आलोचना करिए रशिया की, लेकिन इंडिया ने न्यूट्रल स्टैंड बना के रखा। क्यों? उसके पीछे बेसिक फ़िलॉसफी यही थी कि भैया आप हमें कह रहे हो कि हम रशिया को क्रिटिसाइज़ करें, तो आप भूलो मत कि सिर्फ हम क्वाड के सदस्य नहीं हैं, हम ब्रिक्स के भी एक प्रोमिनेंट सदस्य हैं, और ब्रिक्स का एक और प्रोमिनेंट सदस्य है रशिया, तो हम रशिया के खिलाफ नहीं जा सकते। अब ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर सेपरेट क्वेश्चन हो सकता है कि इंडिया के लिए ब्रिक्स के अंदर क्या चैलेंजेस हैं।
तो एक तो चैलेंज यही है कि जो चाइना और इंडिया की राइवलरी है, जिसको हम साइनो इंडिया राइवलरी कहते हैं, ये किसी भी दिन विस्फोटक रूप ले सकती है। अब सोच के देखो कि कल को अगर इंडो चाइना वॉर हो गया, अगर कल को इंडो चाइना वॉर हो गया तो सारा का सारा ब्रिक्स ठप पड़ जाएगा ना। इसके दो जो प्रोमिनेंट मेंबर हैं, सबसे बड़ी इकोनॉमीज इसमें जो दोनों हैं, कौन है? चाइना और इंडिया। अगर वो आपस में ही वॉर कर लें तो बाकी साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील का तो कोई मतलब सेंस ही नहीं रह जाता। तो ये एक प्रॉब्लम है इंडिया के लिए, और बॉर्डर डिस्प्यूट तो है ही चाइना के साथ। दूसरा कि ऐसा ना हो कि ये जो है ना, दिस ब्रिक्स ब्लॉक बिकमिंग डोमिनेटेड बाय चाइना, क्योंकि ओबियसली चाइना हमसे बड़ा इकोनॉमिक पावर है और मिलिट्री पावर भी हमसे बड़ा है। हालांकि उनके सिपाही हमारे सिपाहियों की तरह नहीं है, लड़ नहीं पाते हैं, लेकिन पैसा तो है उनके पास, है ना। टेक्नोलॉजी भी हमसे ज़्यादा है, एडवांस है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हमसे ज़्यादा है। तो ऐसा ना हो कि जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में एक तरफा भी यूएसए की चलती है, कल को ऐसा ना हो कि ब्रिक्स में डोमिनेंस हो जाए किसकी? चाइना की। ये एक चैलेंज है मतलब इंडिया के लिए ब्रिक्स के अंदर चैलेंज है। दूसरा चैलेंज ये है कि इंडिया भी मतलब इंडिया का प्रयास क्या है? इंडिया ये दर्शा रहा है कि ब्रिक्स एक नॉन वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन वेस्टर्न क्योंकि इसमें कोई भी पश्चिमी देश नहीं है, नॉन वेस्टर्न अलायंस है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा टर्म है, बहुत अच्छा फ्रेज है। फिलहाल एट प्रेजेंट ब्रिक्स इज़ ए नॉन वेस्टर्न अलायंस, लेकिन ऐसा ना हो कि भविष्य में ये एंटी वेस्टर्न अलायंस हो जाए। आप समझ रहे हो इन दोनों शब्दों का फ़र्क? एंटी वेस्टर्न अलायंस, ये तो हमें तीसरे विश्व युद्ध की तरह ले जाएगा। ठीक है, नॉन वेस्टर्न अलायंस का मतलब है कि भैया हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, ब्रिक्स के जो भी देश हैं उनकी। और एंटी वेस्टर्न अलायंस का मतलब है कि हम तुम्हारे खिलाफ हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि सारा का सारा यूरोपियन यूनियन एक तरफ हो जाएगा, प्लस यूएसए एक तरफ हो जाएगा, और भी 10-20 कंट्रीज इनके साथ अटैच हो जाएंगे। ये एक बन जाएगा और दूसरा हो जाएगा अपना ब्रिक्स वाला। तो वही सेकंड वर्ल्ड वॉर वाली स्थिति हो जाएगी। एक तरफ एक्सिस पावर था जर्मनी वाला, और एक तरफ अलाइड पावर्स थे यूएसए वाला। यही हो जाएगा सेकंड वर्ल्ड वॉर वाली स्थिति। तो ये एक इंडिया क्या पढ़ रहे हैं? चैलेंजेस पढ़ रहे हैं ना। तो इंडिया के लिए ये एक चैलेंज है, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये कि नॉन वेस्टर्न अलायंस से हम एंटी वेस्टर्न अलायंस ना हो जाए। समझ में आ रहा है आपको? तो ये सिर्फ इतना ही लिख देते हो ना आंसर में, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन देगा कि दिस इज़ वन ऑफ द चैलेंज दैट द ब्रिक्स एज ए बॉडी शुड नॉट बिकम एंटी वेस्टर्न अलायंस, है ना। आइडियली एक नॉन वेस्टर्न अलायंस रहना चाहिए, चाइना डोमिनेट ना कर ले, ये एक कंसर्न है। और इंडो चाइना की राइवलरी, ये एक कंसर्न है। दूसरा ये है ना कि कंसेंसस बनाना बहुत मुश्किल काम है एक इसमें, मतलब सहमति बनाना। क्यों? क्योंकि देखो ब्रिक्स का पर्पस क्या है? ब्रिक्स का एक पर्पस ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करना है। रिफॉर्म करना है मतलब कि जो P5 मेंबर्स हैं, जो परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का, वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की पावर कंपोजिशन को दिखाते हैं। तो अभी उसमें नए मेंबर्स जाने चाहिए। तो इसके दावेदार कई हैं। इंडिया कहता है कि मुझे होना चाहिए क्योंकि मेजर मिलिट्री पावर हूँ भाई, मुझे परमानेंट सीट चाहिए। तो ब्राज़ील कहता है कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से कोई भी देश नहीं है, तो मुझे होना चाहिए एक। साउथ अफ्रीका कहता है कि पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, इतना बड़ा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, इतने सारे देश हैं, एक भी देश नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो साउथ अफ्रीका कहता है कि मुझे होना चाहिए। तो आप समझ रहे हो, दावेदार कई हैं। जर्मनी ने अलग दावेदारी बना रखी है कि उस समय तो भैया हम सेकंड वर्ल्ड वॉर में हार गए थे, इसलिए हमें आपने P5 का मेंबर नहीं बनाया, लेकिन आज की तारीख में हम एक मेजर पावर है, तो हमें भी उसका परमानेंट सीट चाहिए। ये है एक कंसर्न है पाकिस्तान का मेंबरशिप। पाकिस्तान कहीं से बैकडोर एंट्री ना ले ले, ये इंडिया के लिए कंसर्न है। और क्यों है कंसर्न? क्योंकि देखो चाइना क्या करता है, हम यूनाइटेड नेशन में जाते हैं कि भाई हाफिज़ सईद जो है, क्या नाम है इसका, हाफिज़ जो भी है इसकी स्पेलिंग, आतंकवादियों का नाम कौन याद रखता है। हाफिज़ सईद जो है, हमने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में रेजोल्यूशन मूव किया कि
इसे भाई आप इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करो। तो चाइना क्या करता है, वीटो कर देता है, ब्लॉक कर देता है। इसी तरीके से अगर पाकिस्तान ब्रिक्स में भी आ गया तो पाकिस्तान वहाँ पे अपना एजेंडा लेके आएगा, और हम कोई भी एंटी पाकिस्तान रेजोल्यूशन वगैरह वहाँ पे लेके आएंगे। मान लो कल को हम ऐसे रेजोल्यूशन लेके आ गए कि चलो भाई जितने ब्रिक्स के देश हैं सभी अपना ट्रेड बंद करो पाकिस्तान के साथ, है ना। अगर पाकिस्तान भी इसका मेंबर है तो चाइना क्या करेगा, वहाँ पे भी वीटो कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो ये इंडिया के लिए एक चैलेंज है, पाकिस्तान की मेंबरशिप। और भी हैं 2-3 इकोनॉमिक डाइवर्जेंस वगैरह, मेनली यही है। आप समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स आप सारे देख लेना दोबारा से। ब्रिक्स 2025 का जो समिट है उसके मेजर हाइलाइट्स देख लेंगे कि पहलगाम टेररिस्ट अटैक वगैरह को कंडेम किया, वहाँ पे कॉमन ब्रिक्स करेंसी की बात की। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप 7-8 नंबर का ना, ये PDF मैंने दे दिया है डिटेल्स में, आप देख लेना। कॉमन ब्रिक्स करेंसी की बात हो रही है, ताकि क्या करेगा कॉमन ब्रिक्स करेंसी, अगेन डी डॉलराइजेशन। समझ रहे हो ना, अभी तो आप समझ गए होगे डी डॉलराइजेशन क्या होता है, कि हमें USA पे निर्भर ही नहीं होना है, हम डॉलर में निर्भर अगर ट्रेड कर रहे हैं तो पैसा बेनिफिट किसका हो रहा है, अमेरिका का हो रहा है। पहलगाम टेररिस्ट अटैक को कंडेम किया वहाँ पे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक टर्म दिया है वहाँ पे कि लीड बाय एग्जांपल, लीड बाय एग्जांपल। इसे भी आप याद कर सकते हो आंसर के लिए, कि आपको लीड करना है ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, तो उदाहरण दे के लीड करिए। लीड बाय एग्जांपल का ये मतलब होता है कि भैया अफ्रीका का कोई छोटा सा देश है, वहाँ पे कोई सुनामी आ गई है, किसी प्राकृतिक आपदा आ गई, कुछ डिज़ास्टर आ गया, तो हमने गया वहाँ पे हेल्प किया, उनको फाइनेंशियल एड दिया, डिज़ास्टर रिलीफ दिया। उसके बाद फिर हम उनसे कॉपरेशन उम्मीद कर रहे हैं, तो पहले आप कुछ करो, उसके बाद लीडरशिप शो करो। अब ये क्यों मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आ सकता है, इसलिए आ सकता है, 2 कारण है एग्ज़ाम में आने के। पहला, अभी रिसेंटली ये ब्रिक्स प्लस बना है। दूसरा, जो 2026 का जो समिट है ना, वो इंडिया की प्रेसिडेंसी में हो रहा है, इसलिए ये रीज़न है कि ब्रिक्स को हम इतना टाइम दे रहे हैं। और इतना आप कर लोगे ना जितना PDF में दे दिया है, तो और किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। तो इंडिया का कंसर्न क्या क्या है आगे जो आने वाले हैं, इसका थीम आप याद कर लेंगे, मैंने दे दिया है PDF में। इसका थीम प्रपोज्ड अभी ये फाइनल नहीं है, प्रपोज्ड ये है, बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। 2026 में होने वाले समिट का थीम है, जिसका कि प्रेसिडेंट इंडिया रहेगा। तो इंडिया की कंसर्न्स जो हैं आने वाले समिट के लिए वही हैं कि SME डेवलपमेंट, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं उनके डेवलपमेंट, और ग्रीन एनर्जी। डिजिटलाइजेशन, डिजिटल इकोनॉमी के लिए हम क्या सपोर्ट ले सकते हैं ब्रिक्स नेशन से, ये चीज़ें हैं, ठीक है। एक AI इम्पैक्ट भी होने वाला है, AI इम्पैक्ट समिट भी होने वाला है 2026 में इंडिया में ही, ओके। अब लास्ट में जो आपका बच जाता है वो ये है, इसकी आलोचना देख लेंगे शॉर्ट में क्या क्या है, बता देता हूँ। इंस्टीट्यूशनल वीकनेस, इसका मतलब क्या है इंस्टीट्यूशनल वीकनेस का, एक ना लूज कोलिशन है। क्यों, देखो यूरोपियन यूनियन एक कोलिशन है, क्योंकि वो ऐतिहासिक तौर पे बॉर्डर शेयर करते हैं, हिस्ट्री शेयर करते हैं, उनका समझ में आता है। सार्क एक है, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, तो इनका भी समझ में आता है, एक कोलिशन है। बिम्स्टेक है, तो बे ऑफ बंगाल के आसपास जो बसे हुए हैं इनकी इकोनॉमी इंटीग्रेटेड है, ठीक है, तो इनकी तो कोलिशन समझ में आती है। अब ब्रिक्स जो है ना, इसमें क्या हुआ है, चेरी पिकिंग हुई है। एक कंट्री साउथ अफ्रीका से उठा लिया, ब्राज़ील साउथ अमेरिका से, एक अफ्रीका के एकदम बिल्कुल नीचे से उठा लिया, एक इंडिया है और चाइना है जिनकी आपस में बनती नहीं है, एक रशिया है जिनका बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल वहाँ पे ईस्टर्न यूरोप के और एंड में वहाँ पे पड़ा हुआ है।
तो इसलिए इंस्टीट्यूशनल वीकनेस है, क्योंकि ऐसी कोई कॉमन चीज़ आपको दिख रही है जो सारी कंट्रीज शेयर करते हो। एक ही चीज़ शेयर करते हैं कि अमेरिका से सबकी हॉस्टेलिटी है, इनडायरेक्ट हॉस्टेलिटी है, ठीक है, और सभी अमेरिका की डेमोक्रेसी उसके हेजेमोनी के अगेंस्ट है, और तो ऐसा कुछ कॉमन है नहीं। तो इंस्टीट्यूशनल वीकनेस मतलब कॉमन चीज़ नहीं है कोई। दूसरा है कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? अब इसमें वही है कि डेमोक्रेसी वर्सेस थियोक्रेसी वाली बात है। इसमें एक देश तो ऐसा है चाइना, जहाँ पे डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। फिर एक इंडिया है जिसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो ये चीज़ें हैं। और हम किसके अगेंस्ट हैं? यूएस लेड नेटो के, है ना। नेटो को तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। अभी ब्रिक्स का कोई मिलिट्री अलायंस तो है नहीं, लेकिन यूएस का तो एक मिलिट्री अलायंस भी है ना, नेटो। इनको काउंटर करने के लिए, जैसे क्वाड क्या है, क्वाड भी बेसिकली एक मिलिट्री अलायंस ही है, कोई इकोनॉमिक कोऑपरेशन ग्रुप नहीं है क्वाड, एक मिलिट्री अलायंस है। उसी तरीके से नेटो भी है। तो नेटो को काउंटर करने के लिए ब्रिक्स के पास ऐसी कोई संस्था तो है नहीं। फिर फ्यूचर में ऐसा ना हो कि ब्रिक्स रिस्क ऑफ इररेलेवेंस, ये भी है। रिस्क ऑफ इररेलेवेंस यही हो जाता है कि जो वादे अभी कर रहा है ब्रिक्स कि हम साउथ के जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं उनको एक वॉइस देंगे, उनको एक ऑल्टरनेट देंगे, इसका ऑल्टरनेट देंगे हम, अगर ये नहीं दे पाए तो ये फ्यूचर में इररेलेवेंट हो सकता है। जैसे कि आज की तारीख में लोग बोलते हैं कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इररेलेवेंट हो गया है। अगेन लैक ऑफ यूनिफाइड वॉइस, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी है, सब एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं। चाइना बैठा हुआ है अमेरिका को बैलेंस करने के लिए, इंडिया बैठा हुआ है चाइना को बैलेंस करने के लिए, रशिया बैठा हुआ है इंडिया और चाइना दोनों को बैलेंस करने के लिए। तो सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। दूसरा, हम कितनी भी डी डॉलराइजेशन की बात कर लें, हकीकत तो ये है कि ऑल दिस कंट्रीज़ आर डिपेंडेंट ऑन यूएस डॉलर। अभी फ़िलहाल में तो कोई ऑल्टरनेट है नहीं डॉलर का, तो डॉलर पे ही डिपेंडेंट है ये लोग। रह जाएगी बात कंक्लूज़न की, तो कंक्लूज़न में अभी आपको शो कर देता हूँ इसमें। तो कंक्लूज़न में जो कीवर्ड्स हैं जो आपको लिखने हैं, वैसे ही कीवर्ड्स जो आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे यही कीवर्ड्स हैं जो आपके आने चाहिए। डी डॉलराइजेशन, यूएस हेजेमोनी, मल्टीपोलर वर्ल्ड, ठीक है, इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग। बार बार सुनोगे ना इन शब्दों को तो ये याद हो जाएंगे आपको। ओके, देखो ये पीडीएफ है जो मैंने आपको दे रखा है हिस्टोरिकल इवोल्यूशन में, ये टर्म्स आप याद कर लोगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल्स हैं, बस मैं आपको शो कर देता हूँ। ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड मैकेनिज्म हमने डिस्कस कर लिया। ब्रिक्स एंड साउथ साउथ कोऑपरेशन, कंबाइंड जीडीपी अकाउंट्स फॉर 28%। जो भी मैं क्यों शो कर रहा हूँ, ये जो हाईलाइटेड है ना, यही आपके आंसर का पार्ट बनना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट जस्टिस, अफोर्डेबल ग्रीन टेक्नोलॉजीज़, इनको बार बार लिखो। खास करके जो अनुशीलन के बच्चे हैं वो टेस्ट के अपार्ट फ्रॉम द टेस्ट इंडिविजुअल आंसर भी लिखो। जैसे आपका मन कर रहा है ना फॉर एग्जांपल कि इस पे मुझे 7 और 8 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना है, तो जितने अनुशीलन या अनुशीलन लाइट के बच्चे हैं सोचो मत, इस पर एक आंसर लिखो और मेल में पोस्ट कर दो, ठीक है। इवेल्यूशन वो मुझे देखना है, आई विल सी इट। आपको मन कर रहा है कि इस पर मुझे क्वेश्चन लिखना है तो ये क्वेश्चन लिखो। जितना क्वेश्चन लिखोगे ना आपको चीज़ें मेमोराइज होने में उतना काम आएगा। ये है कंक्लूज़न इसका। सिंबल ऑफ राइज ऑफ ग्लोबल साउथ, ठीक है, ये एक लाइन जो आपको रटना है और लिखना है। ब्रिक्स रिमेन ए पावरफुल सिंबल ऑफ राइज ऑफ ग्लोबल साउथ। सिर्फ इतना लिख देते हो ना आप अपने आंसर में तो आपको भीड़ से अलग कर देता है आपके आंसर को। ये कंक्लूजन में अगर सिर्फ ये एक लाइन लिख देते हो तो दिस इज़ द रीज़न कि आई कीप टेलिंग यू इन ईच टॉपिक कि ये स्पेसिफिक लाइन आपको इंट्रोडक्शन के लिए याद करना है, ये स्पेसिफिक लाइन कंक्लूजन के लिए याद करना है, वहाँ पे सोचना नहीं है। इंडिया स्ट्रेंथ लाइज इन स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी एंड मल्टी अलाइनमेंट। इंडिया जितना ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली न्यूट्रल रहेगा और मल्टी अलाइन रहेगा उतना ज़्यादा पावरफुल रहेगा। अगर इंडिया सब कुछ यूएसए से सारे रिश्ते तोड़ के, इसको समझो थोड़ा सा, यूएसए से सारे रिश्ते हॉस्टाइल करके और रशिया की लॉबी में चले जाए तो दैट इज़ नॉट ए वेरी गुड कंडीशन सिचुएशन फॉर इंडिया। तो अभी देखो इंडिया के पास सबसे ज़्यादा कौन से फाइटर प्लेन है? Su-30 MKI, अराउंड 280 फाइटर प्लेन्स हैं हमारे पास,
और हैवी वेट फाइटर प्लेन है सबसे ज़्यादा। इंडिया सबसे ज़्यादा फाइटर प्लेन कौन से बना रहा है? तेजस। तेजस मार्क 1 है, ठीक है। लगभग 220 है, कितने का ऑर्डर दिया है गवर्नमेंट ने अभी। और इसमें जो इंजन लगने हैं F404, ये सारे इंजन कहाँ से आ रहे हैं? अमेरिका से आ रहे हैं। तो देखो इंडिया ने क्या कर रखा है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है अपने स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट को। यूएसए से भी रिश्ते रखने हैं, रशिया से भी रखने हैं, यूक्रेन से भी हमारे अच्छे रिश्ते हैं और रशिया से हैं ही, जबकि ये दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ इसराइल और ईरान का वॉर हो रहा है। इसराइल हमारा मेजर टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है डिफेंस के लिए, ईरान हमारा मेजर एनर्जी प्रोवाइडर है ना, छाबहार पोर्ट, ये सब हमने अभी देखा। तो इस तरीके से इंडिया ने बैलेंस करके रखा है अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को। देखो ब्रिक्स 2025 रियो डिक्लेरेशन रिफ्लेक्ट्स इंडिया सक्सेसफुल डिप्लोमेसी, इतना लिख दोगे मोर देन सफिशिएंट है। अब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, कंक्लूजन का मतलब क्या होता है ना, कंक्लूजन का मतलब होता है एक सहमति, एक बैलेंसिंग ओपिनियन देके। ये हर आंसर के लिए बता रहा हूँ मैं कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, और ये चीज़ ऐसे के लिए भी उतनी ही रेलेवेंट है। कंक्लूजन का मतलब होता है एक बैलेंसिंग स्टेटमेंट दे दीजिए, एक बैलेंसिंग स्टेटमेंट, उसके बाद थोड़ा सा फ्यूचर का डायमेंशन दे दीजिए, एक लाइन कि भविष्य में ऐसा होना चाहिए या ऐसा हो सकता है भविष्य में, बस ये आपका कंप्लीट हो जाता है आंसर इस तरीके से। इसे याद कर सकते हो। इन सम इंडियाज कंटिन्यूड एंगेजमेंट विद ब्रिक्स नॉट ओनली enhances its global stature but also enables it to shape a more inclusive, equitable and reformed international order, या फिर इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर, दोनों सही है। समझ में आ गया? यहाँ से पूरा देख लोगे, इंक्लूसिव, इक्विटेबल एंड रिफॉर्म्ड इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर। उसके बाद ये क्वेश्चंस दे रखे हैं। देखो आपके पास इतने सारे क्वेश्चंस हैं, जो अनुशीलन के बच्चे हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन, इसलिए मैंने टेलीग्राम पे मैसेज दिया था कि आप लोगों को जो टेलीग्राम पे अभी फ्री आंसर राइटिंग सेशन में जा रहा है वो असाइनमेंट्स नहीं करने हैं आपको। ये जो कोर्स में चल रहा है इसी असाइनमेंट्स में से जितने क्वेश्चन भी आप लिख के भेज सकते हो, 1 2 3 4, इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप लिख के भेजिए, ठीक है। ऐसे ही 38 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 ही नहीं है और भी क्वेश्चन है, मैं सिर्फ 3 ही लेके आया हूँ जो आपकी PDF में है, ठीक है। इसका बता दिया था, छठ के बाद ये दोनों क्लोज हो जाएगा, छठ पूजा के बाद। और जो बच्चे, हाँ, इसमें जिनको एडमिशन नहीं मिल पाएगा ना, फिर आप देखना अनुशीलन में भी अपलोड करते जा रहा हूँ मैं PDFs। अनुशीलन का कोई भी एक मॉड्यूल आप देख लेना, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक, हिस्ट्री एंड कल्चर, जियोग्राफी। एक और बात, BPSC ने नोटिफिकेशन दे दिया है कि मार्च में होगा, मार्च और अप्रैल में होगा। देखो अब हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि रिजल्ट कब आएगा। BPSC ने बता दिया है कि मार्च अप्रैल में, तो हमें मेंस की डेट पता है कि मार्च। जो बच्चे बहुत ज़्यादा डायलेमा में नहीं है कि प्रीलिम्स होगा या नहीं होगा, उनके लिए बता रहा हूँ कि नाउ यू हैव ए फिक्स टाइम पीरियड, 3 मंथ्स और 15 दिन और पकड़ लो, 4 मंथ्स आपके पास है। नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, 4 मंथ्स यानी कि 120 डेज़ और 15 दिन और, मतलब 130 डेज़ तो आराम से हैं आपके पास। तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन आप मेंस की कर सकते हो। जितने PDFs में देता जा रहा हूँ, आप सिर्फ इसको करते जाइए और मैक्सिमम आंसर लिखते जाइए, बहुत ईजिली हो जाता है, सिलेक्शन हो जाएगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना काम आपको बिट्स एंड पीसेस में, ओवर हाइप नहीं होना है, टुकड़ों में जो काम आपको दिया जा रहा है पीसेस में, उसको बस 1 बाय 1 करते जाइए और परेशान मत होइए। मैं कभी भी किसी भी कोर्स में ऐसा मेरा नहीं होता है कि मैं आपको 40 वीडियो एक साथ दे दूँगा, ठीक है, या 150 PDFs आपको दे दूँगा, मैं देता ही नहीं हूँ। क्यों नहीं देता, उसके पीछे कारण है। मैं बच्चों के साथ में काम करता हूँ हमेशा पैरेलली। 2 PDF दिया, बच्चों का फीडबैक लिया, क्या बच्चों को समस्या आ रही है, PDF लेंदी हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जा रहा है, लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं हमेशा पैरेलली चलता हूँ बच्चों के। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी कोर्स में आप देखोगे कि मैंने आपको 20 वीडियोस एडवांस से प्रोवाइड कर दी है PDF, क्योंकि ये टीचर भी एक इंसान ही होता है। और अगर आज मैंने किसी टॉपिक पर रिसर्च किया है, ठीक है, मैंने उस टॉपिक पर 10 घंटे रिसर्च किया है, और अब मैं आके आपको टॉपिक पढ़ाऊँगा ना, तो वो मेरा बेस्ट होगा। लेकिन आज मैंने रिसर्च कर दिया और 15 दिन के बाद मैं आपको टॉपिक पढ़ाने आऊँगा, तो मैं अपना 50% ही दे पाऊँगा आपको। ओबियस है ना ये, आप खुद अपनी रैशनैलिटी से सोच के देखिए। दैट इज़ वाई आई बिलीव इन गोइंग पैरेलली विद द स्टूडेंट। और काफ़ी टाइम है रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ को हम रिवाइज़ कर दे रहे हैं, इसका शेड्यूल 1-2 दिन में डाल दूंगा मैं, जब तक की वीडियो जाएगी शायद शेड्यूल भी चला जाएगा टेलीग्राम पे। एक टेस्ट तो हो चुका है, तो छठ पूजा के बाद तक का इसका रख देंगे,
मतलब 30 तक का रख देंगे सबमिशन का डेट। बाकी फिर सेकंड टेस्ट उसके आगे से 1 टेस्ट पर वीक इतना ही रखेंगे। और ये टेस्ट की संख्या भी बढ़ जाएगी, अभी 16 टेस्ट है ना, ये अराउंड 19-20 चला जाएगा, क्योंकि हमें समय अब मार्च तक का मिल गया है, तो मार्च तक लेके जाएंगे इस टेस्ट को। ठीक है, मार्च फर्स्ट वीक तक इसको लेके जाएंगे। तो ये टेस्ट हम रिवाइज़ कर दे रहे हैं। तो जो फ्रेश बच्चे हैं जिनको अभी अनुशीलन में नहीं लिया है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपका टेस्ट कोई छूट जाएगा, छूटेगा कुछ भी नहीं। ठीक है, अब अर्पण वाले बच्चे आ जाइए। अब स्टार्टिंग में अर्पण वाले बच्चों को मैं बता दूं, जो कि स्टार्टिंग में पूछ रहे थे ना मुझसे, जो मेल वेल कर रहे हैं कि सर अर्पण का क्या होगा, करंट अफेयर का क्या होगा तो मैं अर्पण का आपको पूरी डिटेल्स दे देता हूँ। ये 30 से स्टार्ट हो जाएगा, ये 72 रुपये के लिए बता रहा हूँ। और 30 अक्टूबर से इसके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। 3 क्लासेस होंगी अभी पर वीक। कब तक? जनवरी तक। अभी 3 क्लासेस आप करिए एक हफ्ते में, काफ़ी उसमें कवरेज हो जाएगा, आपको हफ्ते भर का काम मिल जाएगा, MCQs हों या PDFs हों पढ़ने के लिए। दूसरा ये जनवरी के बाद वर्कलोड कम हो जाएगा, तो उसके बाद हम 5 क्लासेस कर लेंगे, है ना। और उसके बाद हम इंटीग्रेट करना शुरू करेंगे इसको स्टैटिक के सिलेबस से, जैसा कि हम लास्ट ईयर कर रहे थे। जिन बच्चों को नहीं पता है कुछ भी अर्पण के बारे में, इसकी काफ़ी वीडियोस पड़ी हैं, यूट्यूब पे भी हैं और पोर्टल पे भी ओपन वीडियोस हैं। तो यूट्यूब पे जाके पहले आप एक बार देख लोगे कि हम कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं। लास्ट ईयर शायद मैं अकेला था जो कंसेप्चुअल चीज़ों को लेके चल रहा था, फैक्ट्स को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया था मैंने, और वो चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रही एग्ज़ाम में। जैसा कि पेपर आया, तो अगले साल भी हम उसी पैटर्न को लेके चलेंगे, फैक्ट्स भी करेंगे, लेकिन हमारा मेजर जो रहेगा वो चीज़ों को कंसेप्चुअल करेंगे। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बिहार के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो UPSC का प्रीलिम्स एग्ज़ाम भी देते हैं, है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि इस बार इसका कवरेज इतना हम होलिस्टिक रखेंगे कि मैं आपको ये वादा नहीं करता कि आपका पूरा UPSC प्रीलिम्स का प्रिपरेशन ही करवा देगा, लेकिन अगर आपने स्पेसिफिकली कहीं से कोचिंग नहीं कर रहे हो UPSC प्रीलिम्स के लिए, तो अलॉन्ग विद BPSC UPSC के प्रीलिम्स में भी, UPSC के प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करने वाला है आपको। आप स्टार्टिंग के 2-3 वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा, और पुरानी वीडियो से जाके देख लो, मैं UPSC के प्रीलिम्स के लेवल का ही उसको रखता हूँ। तो 3 क्लासेस होंगी पर वीक। इसकी फ़ीस इस बार ज़्यादा रखी है, 3,999 इसकी फ़ीस रखी है। अगेन भाई, फर्स्ट जो 50 स्टूडेंट्स होंगे, 50 स्टूडेंट के लिए इसमें 50% ऑफ है। तो जिन बच्चों को साल भर पढ़ना है, जिन्हें लास्ट में मैराथन नहीं करना है और 1 लाइनर नहीं करने हैं, वो एक रैशनल डिसीजन ले सकते हैं। अभी आपको ये पूरा कोर्स 199 में ही मिल जाएगा, सिर्फ स्टार्टिंग के 50 बच्चों को। फिर जैसे जैसे प्रीलिम्स पास आएगा, तो इसकी फ़ीस हो सकता है मैं 4000 से भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दूंगा, क्योंकि मुझे कम बच्चे लेने होते हैं। 50 बच्चे इसमें हो जाएंगे, तो देखेंगे बाद में 10, 20, 25 बच्चे और ले लेंगे। इसको लिमिटेड ही रखेंगे। ये लाइव क्लासेस वगैरह में थोड़ी सी आसानी होती है बच्चों को एड्रेस करने में, ठीक है ना। तो जिन बच्चों का इस बार प्रीलिम्स ख़राब गया है, आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक, अपना समय ऐसे को दीजिए, 300 मार्क्स अपना कंसोलिडेट करिए पूरा आउट ऑफ 900। अगर अगले बार भी आपको पूरी शिद्दत के साथ लड़ना है तो, ठीक है। और प्रीलिम्स पर फोकस करिए अभी से। क्यों फोकस करिए? आपको पता है करंट अफेयर का कंट्रीब्यूशन मैंने बता दिया था, 38 क्वेश्चन आउट ऑफ 140, तो बहुत ह्यूज कंट्रीब्यूशन है। और अगर आप उन बच्चों में हो कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा BPSC का, तब फिर हम स्टार्ट करेंगे तैयारी, तो देखो अब जो पैटर्न बन गया है ना प्रीलिम्स का, बच्चों सीरियसली आपको बुरा लग सकता है, लेकिन वो नहीं होगा कि लास्ट में लूसन पढ़ लेंगे, घटना चक्र पढ़ लेंगे और 1 लाइनर कर लेंगे। आपको झूठा दिलासा मैं क्यों दूँ? आप कोर्स मत ज्वाइन करिए किसी का, कहीं से भी करिए, सेल्फ स्टडी करिए, लेकिन आप साल भर पढ़िए। पॉइंट ये है। अगले सेशन में मिलते हैं, सीरियसली सभी बच्चे लग जाएं, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस। ओके, हैव अ गुड डे।